जो भी व्यक्ति इंडियन आर्म फोर्सेस को एक सैन्य अधिकारी के तौर पर ज्वाइन करना चाहता है उसे एसएसबी के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। एसएसबी मतलब सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ये जान लिया जाता है कि जो व्यक्ति इंडियन आर्म फोर्सेस को एज एन ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हैं क्या उनके अंदर वो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज हैं या नहीं है। आज के सेशन के अंदर हम इसी एसएसबी के पूरे प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। जय हिंद एवरीवन, आई एम प्रथमेश रंजनी और मैं आप सभी का डिफेंस वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, एसएसबी के बारे में 2 से 3 चीजें समझनी आपको बहुत जरूरी है। इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है। इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए आपके अंदर कुछ सर्टेन क्वालिटीज का होना जरूरी है और इन्हीं क्वालिटीज को चेक करने के लिए ये एसएसबी के प्रोसेस को डिजाइन किया गया है। इस पूरे प्रोसेस के दौरान ये देखा जाता है कि जो भी व्यक्ति इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं उनके अंदर वो क्वालिटीज है या नहीं है, वो सर्टेन गुण उनके अंदर है या नहीं है। और आज चीज को आपको समझना पड़ेगा कि इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना ये कोई जॉब नहीं है, इट्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आपके अंदर कुछ सर्टेन क्वालिटीज का होना जरूरी है। इसीलिए इस पूरे एसएसबी के प्रोसेस को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि व्यक्ति की वास्तविक स्थिति क्या है, उसकी वास्तविक मनोदशा क्या है, इसको जान लिया जाता है। तो चलिए आज हम इसी एसएसबी के पूरे प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। एसएसबी के प्रोसेस को बताने से पहले कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी। देखिए, मेरे पीछे श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक लिखा हुआ है। इस श्लोक का बेसिकली मतलब यह है कि अगर आपने अपने मन पे नियंत्रण नहीं किया तो आपका मन आपका सबसे बड़ा मित्र भी है और आपका मन आपका सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। कई बार हमें क्या होता है कि हमें लगता है कि एसएसबी को केवल 5 दिनों के अंदर क्रैक किया जा सकता है, हम 10 दिन एसएसबी की तैयारी कर लेंगे तो हम एसएसबी को क्रैक कर लेंगे। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि एसएसबी टीएटी, एसआरटी, डब्ल्यूएटी, एसडी का टेस्ट नहीं है। एसएसबी आपको जानने के लिए इस प्रोसेस को कंडक्ट किया जाता है कि आपके अंदर वो कोर क्वालिटीज है या नहीं है। आपको अपने अंदर उन क्वालिटीज को डेवलप करना पड़ेगा। इस बात को अपने दिमाग के अंदर रखिएगा। श्रीमद् भगवद गीता जी के बारे में अगर अपन बात करें, इस पिक्चर को आप देखिए। इस पिक्चर के अंदर आपको अर्जुन के रथ में 4 सफेद घोड़े दिखाई दे रहे हैं। ये 4 सफेद घोड़े आपके इंद्रियों को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके सेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको अपने सेंसेस पे कंट्रोल करना होगा, आपको अपने आप पे कंट्रोल करना होगा, आपको अपने कर्मों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, आपको अपना इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, आपको अपना स्वयं मूल्यांकन करना पड़ेगा, तब जाकर आपके अंदर वो कोर क्वालिटीज डेवलप होती है। तो मैं आप सभी को एक सजेशन दूंगा कि आप इस चीज के लिए मत पढ़िएगा कि मैं बहुत अच्छा टीएटी की स्टोरी लिख दूंगा या मैं मगअप करके रट के कोई चीज कर दूंगा। नहीं, एसएसबी इसके बारे में नहीं है। एसएसबी आपको जानने का प्रोसेस है और आपको अपने मन की उन बुराइयों को दूर करना पड़ेगा और अपने अंदर उन कोर क्वालिटीज को डेवलप करना ही पड़ेगा एनी हाउ। हम सब जानते हैं एसएसबी 3 चीजों के ऊपर टिका होता है, मनसा, वाचा एंड कर्मणा। मनसा का मतलब क्या है कि आपके मन के अंदर क्या है, आपका थॉट प्रोसेस बेसिकली क्या है, जो कि साइकोलॉजिकल टेस्ट से जान लिया जाता है। इसके बाद आता है आपका वाचा कि आपका कम्युनिकेशन कैसा है, ये आपके इंटरव्यू ऑफिसर आपके इंटरव्यू को लेकर जान लेते हैं। इसके बाद आता है आपका जीटीओ, जिसे हम कर्मणा के नाम से भी जानते हैं, आपके एक्शंस कैसे हैं। और याद रखिएगा, मनसा, वाचा, कर्मणा, इन तीनों के बीच में कॉन्ग्रुएंस होना बहुत जरूरी है, एक सीधता होना इसके अंदर बहुत जरूरी है। तो ये चीज आपको अपने दिमाग के अंदर रखनी है कि आप अंदर से जैसे बाहर से वैसे ही प्रकट होंगे। तो आप अपने अंदर की क्वालिटीज को सही कर लीजिए, आप अपने अंदर के अंदर कह सकते हैं कि आप अपने अंदर ऑयल की उसको डेवलप कर लीजिए, तो बाहर जो भी चीजें आएगी, आपका जो थॉट आएगा, आप जीटीओ के अंदर जैसा परफॉर्म करेंगे, आप इंटरव्यू ऑफिसर के सामने जैसे जवाब देंगे, वो रियल आपकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो वही चीज याद रखिएगा। कई लोग ये कह देते हैं कि सा फेक इट टिल यू मेक इट। ये चीज एसएसबी के अंदर नहीं चलती। यू कैन नॉट फेक इन द एसएसबी। आप जो है वैसे ही रहिए, बट आप अपने आप के अंदर ऑयल की उसको डेवलप करते रहिए। बिकॉज आप अगर सही हैं तो आप सभी के लिए सही होंगे, आप अगर गलत है तो आप सभी के लिए गलत होंगे। तो चलिए एसएसबी के इसी प्रोसेस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, एसएसबी के लिए 2 चीजें आपको दिमाग के अंदर रखनी है। फोर्सेस के अंदर व्हाट दे रिक्वायर्ड द राइट टू फिट पर्सन। ऐसा व्यक्ति जो फोर्सेस में जाने के लिए फिट है, दे रिक्वायर्ड राइट टू फिट। कि राइट व्यक्ति कौन है, इस चीज को समझना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी भी के भी अंदर 100% ऑयल क्यूज नहीं होते हैं, बट उस ऑयल क्यू का एक बीज होना बहुत जरूरी है। वो बीज अगर होगा तो पेड़ आगे बन जाएगा, बट वो बीज होना, वो क्वालिटीज होना बहुत जरूरी होती है। अगर अपन कॉर्पोरेट वर्ड के बारे में बात करें तो कॉर्पोरेट वर्ड के अंदर बेस्ट टू द फिट देखा जाता है कि बेस्ट कौन है यहाँ पर फोर्सेस के अंदर ये चीज नहीं चलती है। तो एक पॉइंट याद रखिएगा कि आपको अपने अंदर उन क्वालिटीज को डेवलप करना है, बट प्रेशर के अंदर आकर ये नहीं करना है कि आप बहुत ज्यादा चीजें करने की कोशिश करने लग जाते हैं। टीएटी की स्टोरी आप लिख रहे हैं, पीपीडीटी के अंदर आप स्टोरी लिख रहे हैं, तो आपने अपने ऑयल की उसकी बाढ़ लगा दी। ये चीजें आपको नहीं करना है। इस चीज को अपने हमेशा दिमाग के अंदर रखिएगा। इन द फोर्सेस व्हाट दे रिक्वायर्ड द राइट टू फिट पर्सन। तो चलिए एसएसबी के प्रोसेस को हम लोग स्टार्ट करते हैं।
एसएसबी के प्रोसेस में चाहे आप किसी भी एंट्री से जा रहे हो, चाहे वो एनसीसी एंट्री हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे एनडीए की एंट्री हो, एसएसबी का प्रोसेस अगर आप देखेंगे तो सभी को एसएसबी के इस पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अब कई बार क्या होता है, अगर अपन डे 0 के बारे में बात की जाए, कई बार इसे डे 0 भी कहा जाता है, कई बार इसे डे 1 भी कहा जाता है। ये आपका रिपोर्टिंग डे होता है। डे 0 इसे कब कहा जाता है? डे 0 इसे तब कहा जाता है अगर आपका कोई भी टेस्ट इस दिन कंडक्ट नहीं किया जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो रिपोर्टिंग टाइम था वो इवनिंग के बाद था या आफ्टरनून के बाद था, 2 बजे के बाद था। अब 2 बजे के बाद अगर आपका एसएसबी सेंटर के अंदर रिपोर्टिंग टाइम दिया गया तो ऑब्वियसली उस दिन किसी भी टेस्ट को कंडक्ट नहीं किया जा सकता। बट अगर आपका रिपोर्टिंग टाइम मान लीजिए सुबह 6 बजे, तो उसी दिन आपके सारे टेस्ट कंडक्ट कर लिए जाते हैं। दैट मींस आपका स्क्रीनिंग प्रोसेस कंडक्ट कर लिया जाता है। तो आपका एसएसबी के अंदर जो डे 1 होता है वो आपका रिपोर्टिंग डे होता है। रिपोर्टिंग डे के अंदर आप एसएसबी सेंटर तक जाते हैं। कई बार ये होता है कि आप रेलवे स्टेशन से आपको एसएसबी सेंटर तक ले जाया जाता है, कई बार आप डायरेक्टली खुद ही एसएसबी सेंटर के अंदर जाते हैं। इसमें 2 चीजें याद रखिएगा, जो भी एस्पिरेंट पहली बार एसएसबी देने जाते हैं उनके कन्वीनियंस का खर्चा, आपके आने जाने का खर्चा गवर्नमेंट यहां पर उठाती है। तो इस बात को थोड़ा सा आपको दिमाग के अंदर रखना है। दूसरी बात, आप जब रिपोर्टिंग डे के अंदर आप एसएसबी सेंटर में जाकर रिपोर्ट करते हैं, सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है। याद रखिए कि डॉक्यूमेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट है और कई एस्पिरेंट्स यहां पर कई सारी मिस्टेक करते हैं। याद रखिएगा डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही स्ट्रिक्टली कंडक्ट किया जाता है। आपका एक भी डॉक्यूमेंट मिस नहीं होना चाहिए। आपका जो कॉल लेटर है उसके अंदर क्लियरली मेंशन होता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर आना है, वो डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर आना है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि 2 से 3 बार चेक कीजिए। कई बार ऐसा हुआ है, मैं प्रैक्टिकली आपसे बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं कि बच्चों को, एस्पिरेंट्स को एसएसबी सेंटर से बाहर कर दिया गया, उनको स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर भी नहीं बैठने दिया गया। क्यों नहीं बैठने दिया गया? बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं था। तो आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर तरीके से कंप्लीट होना चाहिए और रिपोर्टिंग डे के अंदर आपके डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपरली थोरली चेक किया जाता है। उसके बाद आप सभी को चेस्ट नंबर अलॉट किए जाते हैं। देखिए इस चीज को याद रखिएगा, चेस्ट नंबर आपको 2 बार अलॉट किए जाते हैं। एक बार जब आप स्क्रीनिंग या स्टेज 1 प्रोसेस के लिए जाते हैं, दूसरी बार अगर आप स्क्रीन इन हो जाते हैं उसके बाद वापस से आपको चेस्ट नंबर अलॉट किए जाते हैं। तो यहां पर आपको चेस्ट नंबर अलॉट किया जाएगा। अब इसके बाद आपको यह चीज ध्यान रखनी है कि आपका जो पूरा एसएसबी का प्रोसेस है उसको 2 स्टेज के अंदर कंडक्ट किया जाता है। पहला स्टेज होता है आपका स्क्रीनिंग प्रोसेस का और दूसरा स्टेज होता है जिसके अंदर आपके डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। अब स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है? स्क्रीनिंग टेस्ट को मैं बताऊं उससे पहले याद रखिएगा, कई सेंटर्स के अंदर पहले ही दिन स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट कर लिया जाता है, कई सेंटर्स के अंदर दूसरे दिन स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपके अराइवल का टाइम क्या है, किस टाइम पर आपकी रिपोर्टिंग है, इस चीज पे आपका स्क्रीनिंग टेस्ट डिपेंड करता है। आपका डे 1 स्टेज 1 का हिस्सा होता है एसएसबी के, जिसमें आपका स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। देखिए ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है कि सारे एस्पिरेंट्स को 5 दिनों तक एसएसबी सेंटर के अंदर रखा जाए। तो स्क्रीनिंग टेस्ट एक फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है और पहले ही दिन, इस बात को ध्यान रखिएगा, पहले ही दिन लगभग 80% बच्चे इस टेस्ट के बाद बाहर हो जाते हैं। इस टेस्ट के दौरान आपकी कुछ बेसिक कोर क्वालिटीज को चेक किया जाता है और स्टेज 1 के स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर मेजरली आपके 2 टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। पहला टेस्ट आपका होता है OIR टेस्ट, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, जो कि एक रीजनिंग का टेस्ट होता है जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। और दूसरा टेस्ट जो काफी इंपॉर्टेंट है वो होता है PPNDT टेस्ट, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। कई बार इसे पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम OIR टेस्ट के बारे में बात करेंगे। OIR का मतलब क्या होता है? OIR का मतलब होता है ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। बेसिकली ये आपके IQ को चेक करने के लिए टेस्ट है। ये रीजनिंग का टेस्ट होता है जिसमें आपको 50-50 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। 50 क्वेश्चन वर्बल होते हैं और 50 क्वेश्चन नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए होते हैं और इन क्वेश्चंस का जवाब आपको देना होता है। आपको एक OMR शीट प्रोवाइड की जाएगी, उस OMR शीट के अंदर आपको इन सवालों का जवाब देना पड़ता है। अब देखिए यहां पर बच्चे कई सारे मिस्टेक कर देते हैं। पहली मिस्टेक, उनको ये लगता है कि OIR टेस्ट जो है वो किसी मतलब का नहीं है, वो ऐसे कंडक्ट किया जा रहा है। OIR टेस्ट के अंदर मैं अच्छा परफॉर्म करूं या बुरा परफॉर्म करूं उससे फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी मिस्टेक बच्चे ये करते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता है कि OIR टेस्ट के दौरान आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि कई सारे क्वेश्चंस को छोड़ के आ जाते हैं। तो मेरा एक सजेशन आपको ये रहेगा कि OIR की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस आप कीजिए। बिकॉज देखिए एसएसबी के पूरे प्रोसेस के दौरान अगर कोई भी टेस्ट कंडक्ट किया जाता है तो उसका एक मतलब है। बिना मतलब के अंदर फौज में कोई भी चीज नहीं होती, फौज में हर चीज के पीछे एक मीनिंग होता है। और अगर OIR टेस्ट आपका कंडक्ट किया जा रहा है इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा मतलब होता है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है, इसे दिमाग में रखिएगा। मैं ऐसा किस लिए बोल रहा हूं, देखिए OIR टेस्ट के बाद आपकी OIR रेटिंग दी जाती है। जी हाँ, OIR 1, 2, 3, 4 एंड 5। अगर आपकी 5 रेटिंग आई तो ये मान के चलेगा कि आप स्क्रीन इन नहीं होंगे, आप नहीं होंगे स्क्रीन इन, सीधी सी बात है। अगर आपकी रेटिंग OIR 1 है, OIR 2 है,
और आपने थोड़ा बहुत कह सकते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि पीपीडीटी का कोई मतलब ही नहीं है, नहीं, पीपीडीटी सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बट अगर पीपीडीटी के अंदर आपका परफॉर्मेंस थोड़ा सा इधर उधर है और आपकी OIR रेटिंग अच्छी है, तो आपके स्क्रीन इन होने के चांसेस यहां पर बढ़ जाते हैं। इस बात को आपने दिमाग के अंदर आपको रखना है। आपकी OIR टेस्ट कंप्लीट होने के बाद आपका जो दूसरा टेस्ट कंडक्ट किया जाता है उसे कहा जाएगा PPNDT टेस्ट, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट या पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। ये टेस्ट के दौरान आपको एक हैजी पिक्चर दिखाई जाती है। देखिए कई बार पिक्चर क्लियर भी होती है, कई बार नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो 90% टाइम पिक्चर काफी हैजी होती है। ये धुंधली सी पिक्चर आपको दिखाई जाएगी 30 सेकंड्स के लिए। 30 सेकंड्स तक आपको पिक्चर दिखाई जाती है। 30 सेकंड्स के बाद आपको लगभग 1 मिनट का समय दिया जाएगा कुछ इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए, जैसे आपका चेस्ट नंबर, नाम, रोल नंबर, कैरेक्टर, सीन सबको फिल करने के लिए लगभग 1 मिनट का समय दिया जाता है। उसके बाद आपको 30 सेकंड्स, याद रखिएगा पिक्चर केवल 30 सेकंड्स दिखाई जाएगी। इन 30 सेकंड्स के अंदर आपको पिक्चर को ऑब्जर्व करना होता है। आप पिक्चर का बैकग्राउंड ऑब्जर्व करते हैं, पिक्चर के अंदर क्या मूवमेंट चल रहा है आप उसको ऑब्जर्व करते हैं, और उसके बाद आपको 4 मिनट दिए जाते हैं उस पिक्चर पे स्टोरी लिखने के लिए। याद रखिएगा पिक्चर काफी हैजी होती है, नॉर्मली हैजी पिक्चर्स आपको दिखाई जाती है, और लगभग 4 मिनट का समय इस पिक्चर पे स्टोरी लिखने के लिए आपको दिया जाता है। जब आप पिक्चर पे स्टोरी लिख लेते हैं उसके बाद आपको ब्रेक दिया जाता है, और ब्रेक देने के बाद आपको इस तरीके से 12 या 15 के ग्रुप्स के अंदर बिठाया जाता है। इसके बाद आप सभी को अपनी अपनी स्टोरीज को नरेट करना पड़ता है। आपने जो भी स्टोरी लिखी है आपको अपनी स्टोरी को नरेट करना पड़ता है कि आपने अपने स्टोरी के अंदर लिखा क्या है। नरेशन के बाद जैसे ही आखिरी कैंडिडेट का नरेशन कंप्लीट हो जाता है, आप सभी एक जीडी के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, आप सभी ग्रुप डिस्कशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। इस ग्रुप डिस्कशन का मेजर मकसद ये होता है कि आप सभी को एक कॉमन स्टोरी के ऊपर आना है। अब देखिए यहां पर कई बार फिश मार्केट की स्थिति बन जाती है और कई सारे एस्पिरेंट जीडी के कारण ही बाहर हो जाते हैं। जीडी को कैसे परफॉर्म करना है, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट के अंदर आपको कैसे परफॉर्म करना है, जब पिक्चर आपके सामने आती है तो आपको किस तरीके से पिक्चर को ऑब्जर्व करना है, इन सभी के बारे में आगे के वीडियोस के अंदर हम लोग डिटेल के अंदर बात करने वाले हैं। इसके बाद जैसे आपका जीडी कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप सभी लंच के लिए जाते हैं। लंच के बाद आपके स्क्रीनिंग टेस्ट के रिजल्ट्स को अनाउंस किया जाता है। देखिए हर कोई स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर पास नहीं होता है। कई एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर फेल हो जाते हैं, वो स्क्रीन आउट हो जाते हैं, उन्हें वहीं से उनके घर भेज दिया जाएगा, स्टेशन तक छोड़ा जाता है और वहां से वो अपने अपने घर चले जाते हैं। जो एस्पिरेंट स्क्रीन टेस्ट के अंदर पास हो गए हैं या जो स्क्रीन इन हो गए उन्हें वापस से नए टेस्ट नंबर अलॉट किए जाते हैं और आने वाले टेस्ट उनके लिए कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो याद रखिएगा इस प्रोसेस को आपको बहुत ध्यान से समझना है कि हर कोई व्यक्ति एसएसबी के अंदर 5 दिनों तक नहीं रहता है। स्क्रीन इन होना ये आपके हाथ में है। आप अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपने कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर वर्क कीजिएगा, अपने नरेशन के ऊपर वर्क कीजिएगा। मैंने एक वीडियो बनाया भी है कि क्यों 80% एस्पिरेंट स्क्रीन आउट हो जाते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है। उस वीडियो को आप देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों 80% लोग स्क्रीन आउट हो रहे हैं, क्या मेजर रीजन है। चलिए, स्क्रीन इन होने के बाद जितने भी बच्चे बचते हैं वो डे 2 के अंदर प्रवेश करेंगे। दूसरे दिन, ये मैं कह सकता हूं क्लियरली, अगर मैं आपसे कहूं तो ये दिन बड़ा हेक्टिक होता है। इस दिन आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं और लगातार आप टेस्ट देते हैं। बहुत एग्जस्ट हो जाता है इस दिन कैंडिडेट, बहुत परेशान हो जाता है, बट ये जरूरी है। ये टेस्ट लगातार कंडक्ट किए जाते हैं और ये साइकोलॉजिकल टेस्ट है ताकि आपके मन में जो है, आपके जो हिडन इंपल्सेस हैं, आपके जो हिडन इमोशंस हैं, आपका जो मोटिव है, आपके जो नीड्स है, आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, वो क्लियरली सामने आ जाए। आप फेक ना कर पाए, आप कुछ और बनने की कोशिश यहां पर ना कर पाए। अब साइकोलॉजिकल टेस्ट के दौरान दूसरे दिन आपके मेजरली 4 टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। थेमैटिक अपरसेप्शन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट जिसे आप WAT के नाम से जानते हैं, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट और सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इन टेस्ट के बारे में हम लोग डिटेल के अंदर डिस्कशन करते हैं, बट ये चीज याद रखिएगा साइकोलॉजिकल टेस्ट के दौरान कई बार बच्चा कुछ और दिखाने की कोशिश करता है। देखिए आपकी जो रियल पर्सनालिटी है आप उसी को शो कीजिएगा, आप जो रियल है आप उसी को शो कीजिए। कई बार क्या होता है कि TAT के अंदर आपकी एक अलग पर्सनालिटी शो होती है, WAT के अंदर एक अलग ही पर्सनालिटी शो हो रही है। SRT का आपका जो रिस्पॉन्स है और WAT का जो रिस्पॉन्स है वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करने लग जाते हैं। इससे समझ में आता है कि आप कुछ और बनने की कोशिश कर रहे हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। SSB आपको जानने का टेस्ट है कि आपके अंदर वो कोर क्वालिटीज हैं या नहीं है। अब मैं साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में बात करूं, इससे पहले एक चीज याद रखिएगा, जितने भी टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं साइक के अंदर, मेजरली 4 टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो है आपका TAT, थेमैटिक अपरसेप्शन टेस्ट। इसका वेटेज लगभग 70% है, 70% इसी का वेटेज होता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखिए साइकोलॉजिकल टेस्ट के दौरान आपकी पर्सनालिटी को असेस किया जाता है कि आपकी रियल पर्सनालिटी है क्या, और 70% आपकी जो पर्सनालिटी है वो इसी टेस्ट के दौरान रिवील हो जाती है, पता लग जाता है कि आपकी पर्सनालिटी क्या है। बाकी के जो टेस्ट हैं जैसे कि WAT के बारे में बात करें, हम SRT के बारे में बात करें, SD के बारे में बात करें, ये सारे के सारे कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं कि आपकी जो पर्सनालिटी TAT के अंदर शो हुई है उसी पर्सनालिटी को
एक कंफर्म करने के लिए कि हाँ आपकी यही रियल पर्सनालिटी है, ये टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है। तो चलिए थोड़ा सा हम थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट के बारे में बात करते हैं। थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, ये भी एक कह सकते हैं कि एक प्रोजेक्टिव टेक्निक का टेस्ट है। प्रोजेक्टिव टेक्निक क्या होता है कि जब आपके सामने कोई पिक्चर शो की जाती है, कुछ चीज प्रोजेक्शन की जाती है, और उस प्रोजेक्शन के बाद आप अपने थॉट प्रोसेस को कॉपी पेन के ऊपर उतारते हैं एक स्टोरी के फॉर्म में। पीपीएनडीटी ये भी प्रोजेक्टिव टेक्निक है, और आपका टीएटी ये भी एक प्रोजेक्टिव टेक्निक होती है, ये भी एक प्रोजेक्शन टेक्निक है। तो इस चीज को आपको अपने दिमाग के अंदर रखना है। देखिए टीएटी के दौरान आपको 12 स्टोरीज लिखनी पड़ती है, आपको 12 पिक्चर्स दिखाए जाते हैं, आपको 12 स्लाइड्स बेसिकली दिखाई जाती है, जिसमें से एक स्लाइड ब्लैंक होती है। 11 स्लाइड में आपको कोई ना कोई पिक्चर दिखाया जाएगा, उस पिक्चर के अंदर कोई ना कोई परिस्थिति होगी, और आपको उस पिक्चर के ऊपर स्टोरी लिखनी होती है। आप एक कैरेक्टर को चूज करते हैं जो कि आपका मेन कैरेक्टर है, वो आपके स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट होता है, और वो अपने एक्शंस के द्वारा उस सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश करता है। किस तरह की स्टोरीज होती है, ध्यान से देखिएगा किस तरह के पिक्चर्स दिखाए जाते हैं। हर पिक्चर को 30 सेकंड के लिए शो किया जाएगा। जैसे ये पिक्चर, इसे 30 सेकंड के लिए शो किया जाएगा। 30 सेकंड्स के बाद आपको 4 मिनट दिए जाते हैं इस पिक्चर पे स्टोरी लिखने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट पिक्चर आपका आता है, इस पिक्चर को 30 सेकंड के लिए शो किया जाएगा, अगेन 4 मिनट दिए जाएंगे स्टोरी लिखने के लिए। अगेन फिर ये नेक्स्ट पिक्चर आएगा जिसे 30 सेकंड के लिए शो किया जाएगा, और 4 मिनट दिए जाएंगे इस पिक्चर पे स्टोरी लिखने के लिए। इस पॉइंट को याद रखिएगा, आपको टोटल 12 स्लाइड्स दिखाई जाएगी, जिसमें से 11 स्लाइड्स में पिक्चर होगा, और लास्ट की जो 12वीं स्लाइड होती है वो ब्लैंक स्लाइड होती है, उसके अंदर कोई पिक्चर नहीं होता। और उसी स्लाइड को लेकर कई सारे मिसकंसेप्शन है, एस्पिरेंट को समझ में नहीं आता है। मार्केट के अंदर कई सारे मिथ है कि जो 12वीं स्लाइड है उसमें ये लिख देना चाहिए, ये लिख देना चाहिए, ये लिख देना चाहिए। जब हम लोग टीएटी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे तो स्पेसिफिकली हम बात करेंगे कि टीएटी के अंदर किस तरह के पिक्चर शो किए जाते हैं, और अगर जो ब्लैंक स्लाइड है, ब्लैंक स्लाइड के अंदर आपको क्या करना है, किस तरीके से स्टोरी लिखनी है। देखिए मगअप नहीं करना है कोई भी चीज। मैं कभी भी इस चीज पे बिलीव नहीं करता, भरोसा नहीं करता कि मैं आपको रटवा दूं कि इसके अंदर ये लिख लेना, इससे फर्क नहीं पड़ता। हर व्यक्ति का थॉट प्रोसेस, माइंडसेट अलग अलग है। जो बच्चा रिकमेंड हुआ था उसकी परिस्थिति, उसका थॉट प्रोसेस, उसका माइंडसेट हो सकता है अलग हो, आपका माइंडसेट, आपकी सिचुएशन, आपका बैकग्राउंड अलग है। तो याद रखिएगा, दो व्यक्तियों का थॉट प्रोसेस लगभग सेम होना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जैसे रिकमेंडेड कैडेट ने रिस्पांस किया, सर मेरा रिस्पांस भी सेम रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। रिकमेंडेड कैडेट का माइंडसेट कुछ अलग था, हो सकता है अभी आपका माइंडसेट को अलग हो। तो इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा कि मगब कुछ नहीं करना है। चलिए तो टीएटी के बारे में थोड़ी सी अपन और बात कर लेते हैं। देखिए टीएटी के अंदर ये कहा जाता है कि लगभग 100 से 120 वर्ड्स के अंदर आपको हर स्टोरी को लिखना है। बट मैं आपको एक सजेशन यहां पर दूंगा कि अपने आप को इन शब्दों के अंदर मत बांध लेना अभी कि मैं 120 वर्ड एक्जैक्टली स्टोरी लिख दूंगा या 100 वर्ड्स के अंदर स्टोरी लिखूंगा। जितना आप नेचुरल रहेंगे, जितना फ्री माइंड के साथ आप स्टोरी लिखेंगे, उतना ज्यादा बेहतर होता है। टीईटी के बाद आपका जो दूसरा टेस्ट कंडक्ट किया जाता है वो होता है आपका वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इस टेस्ट के दौरान आपको 60 वर्ड्स शो किए जाते हैं, 60 वर्ड शो किए जाते हैं, 60 शब्द आपके सामने आते हैं, और इन शब्दों के ऊपर आपको एक सेंटेंस बनाना होता है। नाम से क्लियर हो रहा है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, कि आपके सामने जो वर्ड आता है आप उस वर्ड को किस दूसरी चीज के साथ एसोसिएट करते हैं। ये देखा जाता है कि आप किस शब्द को किसके साथ एसोसिएट करते हैं। बिकॉज साइकोलॉजिकली अगर मैं बात करूं तो आप जिस शब्द को जिस दूसरी चीज के साथ एसोसिएट करते हैं उसके साथ आप अपना कनेक्शन ज्यादा बेहतर महसूस करते हैं। आपका एक थॉट प्रोसेस क्लियरली डिफाइन हो जाता है कि हाँ आप सोचते किस तरीके से। 60 आपको वर्ड्स शो किए जाते हैं, हर वर्ड को 15 सेकंड के लिए शो किया जाएगा, और इस 15 सेकंड के अंदर ही आपको उस वर्ड के ऊपर सेंटेंस बनाना होता है। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर कितने वर्ड्स पे सेंटेंस बना दिया जाए, बिकॉज देखिए टेस्ट काफी मुश्किल होता है। मुश्किल क्यों होता है? इसमें टाइमिंग का पूरा खेल होता है। हर बच्चा 60 वर्ड नहीं कर पाता है, बट मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि एटलीस्ट 45 से 50 वर्ड्स के ऊपर आप सेंटेंस बनाइए। पॉसिबिलिटीज अगर है तो आप 60 वर्ड्स तक पूरे सेंटेंस बनाइए, 60 वर्ड्स के ऊपर सेंटेंस बनाइए। बट अगर समस्या आ रही है तो एटलीस्ट 45 से 50 वर्ड्स के ऊपर आप सेंटेंस बनाइएगा। कैसे शब्द आपके सामने आते हैं एक बार आप देख लीजिए। एक्शन, 15 सेकंड के लिए शब्द दिखाया जाएगा आपको, और 15 सेकंड के अंदर ही, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, आपको इस वर्ड पे सेंटेंस लिखना पड़ता है। सुसाइड, जीरो किल, इसी तरीके के 60 शब्द आपको दिए जाते हैं, और हर शब्द के पीछे आप क्या सेंटेंस बनाते हैं उसके पीछे एक मतलब होता है। साइकोलॉजिस्ट जो है, जो असेसर्स आपके हैं, वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब इस तरह के शब्द आपके सामने आते हैं तो आपको इन शब्दों को आप किस तरीके से और कौन से सेंटेंस के साथ एसोसिएट करते हैं। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। कई बार क्या होता है कि WAT और SRT का जो रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्स आपके TAT के रिस्पॉन्स से मैच नहीं खाता है। WAT के अंदर एक शब्द आया था ट्रस्ट, ट्रस्ट को लेकर आपने एक सेंटेंस बनाया, और TAT के अंदर आपने ट्रस्ट दिखाया नहीं, स्टोरी के अंदर आप कुछ और ही बात कर रहे थे वहां पर। तो यहाँ पर समझ में आता है कि आपकी पर्सनालिटी रियल नहीं है। आपको समझना पड़ेगा, मैंने कॉन्ग्रुएंस के बारे में बात करी थी, किसमें
मनसा, वाचा और कर्मणा में जब तक वो कॉन्ग्रुएंस नहीं रहेगा ना बेटा, तब तक आपका रिकमेंड होना लगभग नामुमकिन है। तो आपको अपने चेहरे के ऊपर एक और चेहरा नहीं लगा लेना है, आपको अपने इसी चेहरे को सही करना है। इसी चेहरे को सही करने का मतलब है कि आपको अपनी इस पर्सनालिटी को इंप्रूव करना है, ना कि वहां पर फेक बनने की कोशिश करना है। इस चीज को आप हमेशा दिमाग के अंदर रखिएगा। WET के बाद आपका जो दूसरा टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा वो होगा आपका SRT, दैट मीन सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इस टेस्ट के दौरान आपको 60 रियल लाइफ सिचुएशन दी जाएगी, आपको एक बुकलेट दी जाती है। इस बुकलेट के अंदर 60 रियल लाइफ सिचुएशन होती है और हर सिचुएशन पे आपको अपना एक रिस्पॉन्स लिखना पड़ता है। उस रिस्पॉन्स को लिखने के लिए लगभग 30 सेकंड का समय आपको मिलता है। इसके अंदर भी यही आपको टाइम की समस्या आती है, तो टाइम का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। एटलीस्ट 45 से 50 रिस्पॉन्स आपको लिखना है। किस तरह की सिचुएशंस आपके सामने आती है, फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, you and your best friend participated in a competition, you gave your best but your friend got first place and you lost। आप और आपके बेस्ट फ्रेंड ने कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट किया था, आप दोनों ने अपना बेस्ट दिया बट आप जीत गए, आपका फ्रेंड हार गया, अब आप क्या करेंगे। तो बेसिकली ये रियल लाइफ सिचुएशंस होती है और सिचुएशन के अंदर आपका रिएक्शन क्या होगा, ये रिएक्शन बताता है कि आपका मोटिव क्या, आपका नीड्स क्या है, तुम्हारा डिफेंस मैकेनिज्म कैसा है, ये रिएक्शन बता देगा वहां पर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसके बाद जो टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा जो काफी आसान होता है, ये होता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। नाम से क्लियर हो रहा है कि ये टेस्ट आपको जानने के लिए कि आप अपने आप को कितना जानते हैं, आप अपने आप का कितना एवोल्यूशन कर पाए, आप अपने आप को कितना जान पाए। इस टेस्ट के दौरान आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, बेसिक से सवालों का जवाब आपको देना होता है और रिटर्न के अंदर पैराग्राफ फॉर्म में जवाब देना होता है। बोल के जवाब नहीं देना है, ओरली जवाब नहीं देना है, आपको लिखना पड़ता है इन जवाबों को पैराग्राफ फॉर्म के अंदर। क्या सवाल पूछे जाते हैं कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आपके टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी लाइफ का एम आगे का क्या है। तो इस तरह के बेसिक सवाल आपसे पूछे जाते हैं और इस दौरान आपके इस पूरे साइकोलॉजिकल टेस्ट को कंडक्ट किया जाएगा। और याद रखिएगा इस पूरे साइकोलॉजिकल टेस्ट के दौरान आपकी रियल पर्सनालिटी कहीं ना कहीं बाहर आ जाती है कि आपका बेसिक थॉट प्रोसेस है क्या, आपके हिडन इंपल्सेस क्या है, आपके अंदर अगर कोई हिडन इमोशन है तो वो बाहर आ जाता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट कंप्लीट होने के बाद आपके डे 3 और डे 4 के अंदर GTO टास्क होते हैं। GTO मतलब ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, जिसके बारे में विक्रांत पुंडी सर आपसे बात करेंगे और डे 3 और 4 के बारे में वो आपको बताएंगे। तो चलिए आप जानिए डे 3 और डे 4 के बारे में कि डे 3 और डे 4 के अंदर क्या होता है। Hello, Jai Hind to everyone. My name is Vikrant Singh Pundir and I welcome you all at Defense वाला। आज इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बताने वाला हूं SSB की वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टेस्ट के बारे में और वो टेस्ट है GTO का जो टेस्ट है। इस टेस्ट के बारे में ईच एंड एवरीथिंग हम लोग यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या होता है और ये जो GTO टेस्ट होता है ये क्या डिमांड करता है, इस टेस्ट के अंदर क्या डूज हैं और क्या डोंट्स हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ इस GTO के अंदर कौन कौन से डिफरेंट एक्टिविटीज होगी जो आपसे परफॉर्म कराई जाएगी और उसी के बिहाफ पर आपका असेसमेंट बनाया जाएगा। ये सब मैं आपको इन डिटेल इन डेप्थ बताने वाला हूं। नॉर्मली अगर हम लोग बात कर रहे हैं जो आपका डे 3 होता है एसएसबी के अंदर या जो डे 4 आपका एसएसबी के अंदर होता है, वहीं पर आपकी एसएसबी के अंदर जीटीओस के जो टास्क होते हैं, एक्टिविटीज होती है या बोल दीजिए टेस्ट परफॉर्म कराया जाता है। तो सब कुछ हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं और जीटीओ एसएसबी का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है। तो चलिए आज के सेशन को अपन स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप सभी से बताना चाहता हूं और आप लोगों को बहुत अच्छे से यह बात समझनी पड़ेगी कि भाई अगर आपको फौज के अंदर जाना है ना, तो फौज कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है कि आप सोर्स ऑफ अर्निंग के लिए जा रहे हो। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपके इन ब्लड में होता है, ब्लड के अंदर है। मतलब भाई इसको देखते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। और फौज के अंदर आप जा रहे हो तो वहां पर आपको एक फैमिली मिलेगी। कल को आप अपने बटालियन अपने यूनिट के अंदर जा रहे हो, सो आपकी पूरी रेजिमेंट, आपके बटालियन, आपकी यूनिट एक फैमिली है और उस फैमिली में आपको जीना है। उस फैमिली के सुख और दुख के साथ आपको जीना है, एडजस्ट करना है और उसी के साथ खुश रहना है आपको। और किसी बंदे का वहां पर जो दुख है वो आपका दुख है, किसी बंदे की जो खुशी है वो खुशी आपकी खुशी है। ये नॉर्मली फौज का वैल्यूज है और ये वैल्यूज बनती है आपकी जब एकेडमी के अंदर ट्रेनिंग होती है। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं एनडीए एग्जामिनेशन या फिर सीडीएस एग्जामिनेशन, किसी भी एबीसीडी एग्जामिनेशन ऑफिसर सेंटर्स के थ्रू अगर हम लोग स्पेसिफिकली बात करें, जहां पर आपको एसएसबी देना पड़ता है रिटर्न एग्जामिनेशन के बाद या डायरेक्ट एंट्री में जाने के लिए,
तो एसएसबी के दौरान हम लोग जिन कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं वो आर्म फोर्सेस के अंदर ऑफिसर्स रैंक्स पर जाएंगे, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के अंदर। अब जो ऑफिसर होता है वो क्या है, एक तरीके से वो पिता है पूरी की पूरी रेजिमेंट का, समझ रहे हो, याद रखना। मतलब ही इज बीइंग अ लीडर। और लीडर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, मतलब अगर उसके बंदे मोराल डाउन है तो मोराल अप कर दे वो अपनी ऐसी बातों बोलकर, है ना। तो मतलब वो जोशीला होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए लीडर्स के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना। और जब हम फौज के अंदर जा रहे हैं, स्पेसिफिकली एसएसबी के अंदर जा रहे हैं, तो एसएसबी के अंदर जितने भी हमारे एसएसर्स हैं वो इन्हीं फ्यू ऑफ द क्वालिटीज जो मैं आपको बताऊंगा वो सर्च ऑन करते हैं और उसी के ब्याह पर आपका सिलेक्शन बनाते हैं कि हाँ ये फौज के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी एग्जिबिट करेगा या नहीं करेगा, क्या ये फौज के अंदर एक अफसर जाकर बनेगा या नहीं बनेगा, और अपने लोगों का सुख दुख साथ संभाल कर और देश सेवा करेगा या नहीं करेगा। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर देखी जाती है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट याद रखना, जब आप एसएसबी के अंदर जा रहे हैं आपको डिफरेंट टास्क करा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि टास्क इज नॉट एन इंपॉर्टेंट थिंग, याद रखना कि आपने टास्क को कर लिया ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप और आपके लोगों का रोल क्या रहा है उस टास्क के अंदर, आपने उस टास्क को किस तरीके से किया, किस जोशीले तरीके से किया, किस स्मार्ट वे से किया, कितने टाइम के अंदर किया, क्या रिसोर्सेज यूटिलाइज करके किया, क्या शार्पली आपने यूज किया, वो इंपॉर्टेंट मायने रखता है। आपकी प्लानिंग इंपॉर्टेंट मायने रखती है, टास्क कंप्लीशन मायने नहीं रखता है। सो याद रख लीजिएगा एसएसबी के अंदर जिस भी एक्टिविटीज में आप हो, साइक में हो या फिर आप इंटरव्यू के अंदर या फिर जीटो के अंदर हो, वहां पर टास्क कंप्लीशन करना एक इंपॉर्टेंट टास्क नहीं है या इंपॉर्टेंट एक कर्तव्य नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यू एंड योर रोल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टास्क इज इंपॉर्टेंट। फर्दर आप इंपॉर्टेंट नहीं हो बट योर ग्रुप इज फाइनली मोर इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करता हूं अब तक एसएसबी के बारे में जितनी भी आपको जानकारी दी गई है इस वीडियो के सेक्शन के द्वारा, जहां पर आपको साइक के बारे में बताया गया, इंटरव्यू के बारे में बताया गया, तो अगर आप देखना चाहो या देखोगे तो आप ये पा रहे हो कि साइक और इंटरव्यू एक इंडिविजुअल असेसमेंट है, जहां पर इंडिविजुअल आदमी या इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल बंदे को असेस्ड किया जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग जीटीओ की बात कर रहे हैं, यहां पर आपका ग्रुप बिहेवियर, ग्रुप मैकेनिज्म या ग्रुप में आप किस तरीके से सरवाइव करते हो, स्टैंड करते हो, किस तरीके से रहते हो, वो देखा जा रहा है। ऐसा क्यों? कल को फौज में आपको बता चुका हूं, तो रेजिमेंट यूनिट्स में जाओगे, वहां पर आपके बहुत सारे कलीग्स होंगे, बंदे होंगे, बडीज होंगे, 100 की संख्या में, 50 की संख्या में, मैनी मैनी संख्या में होंगे। तो आप उनके साथ अडेप्ट टू कैसे होते हो, किस तरीके से उनको मोटिवेट करते हो, किस तरीके से उनको गाइड करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो याद रखना फौज के अंदर इंडिविजुअलिज्म साइड में है और यूनिटी जो स्ट्रेंथ है, यूनिटी जो है वो मेन स्ट्रीम लाइन है फौज के अंदर। तो ग्रुप में आपका असेसमेंट इसलिए कहता है कि यही परख लो, पढ़ लो इसको, कल को फौज में जाने लायक है या नहीं है। सो मैंने बताया टास्क इज नॉट एन इंपॉर्टेंट बट यू एंड योर रोल इज इंपॉर्टेंट एंड यू आर नॉट मोर इंपॉर्टेंट। आप ग्रुप के अंदर किस तरीके से रहे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रख लेना बेटा एसएसबी के अंदर, स्पेसिफिकली जीटो। अच्छा, मैंने क्या बताया, हम लोग नॉर्मली एक लीडर की सर्च ऑन में रहते हैं कि फौज के अंदर जाना है, एनडीए के थ्रू आप जा रहे हो, तो हम एक लीडर बना रहे हैं। अब लीडर क्या होता है भाई? तो आपने लीडर ये बोल दिया, किस तरह आम भाषा में आपने बोल दिया कि लीडर वो होता है जो अपने लोगों के सुख और दुख को समझता है, उनकी बातों को आगे तक उठाता है, सब कुछ करता है, ये होता है, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आप लीडर्स की बताओगे, है ना। नॉलेजेबल होना चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग होना चाहिए, अडेप्टिव होना चाहिए, एनवायरमेंट में रहना चाहिए, है ना, बिल्कुल एक अच्छा स्टैंडर्ड होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए, ऐसी बहुत सारी आप क्वालिटीज होते हैं। लेकिन मैं एक आम भाषा में इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, लीडर क्या होता है। लीडर वो व्यक्ति होता है, ठीक है, जो अपने एक्शन से लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, जो अपने एक्शन के द्वारा फॉलोअर्स बनाता है। एक कहावत है ना बेटा, है ना, एक कहावत है ना कि नाम से मिला काम और नाम से बनाया गया काम, है ना भाई, कि नाम से, फॉर एग्जाम्पल आपके पिता का बहुत बड़ा नाम था, सो नाम से मिला काम और मेहनत से किया गया नाम जो बनाया आपने, उसमें बहुत डिफरेंस है बेटा। आपके पिताजी का बहुत बड़ा नाम था, आपको पिताजी के नाम के चक्कर में आपको काम मिल गया, लेकिन आपने अपनी मेहनत के बदौलत बहुत मेहनत करी और फिर आपको कुछ अच्छे काम मिले, तो डिफरेंस है बेटा, है ना। तो ये चीज आपको रखना। जैसे फॉर एग्जांपल हम विक्रम बत्रा साहब के बारे में बात करते हैं, मनोज पांडे साहब के बारे में हम लोग बात करते हैं,
एबीसीडी हम लोग बहुत सारे लोगों के बारे में बात करते हैं, मानिक शाह साहब के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्यों बात करते हैं? भाई इन लोगों ने लीडरशिप क्वालिटी शो की है, लेकिन कैसे? अपने एक्शंस के बदौलत। तो अगर आप फौज में जाना चाहते हो तो आपके लिए ये फ्यू ऑफ द डिफरेंट क्वालिटीज पीपल्स आपके सामने है, और आप समझ जाओगे कि मैं लीडरशिप का मतलब क्या बोल रहा हूं। तो भाई लीडर का मतलब यह है कि जो अपने फॉलोअर्स बनाए या लोगों को इन्फ्लुएंस कर दे अपने एक्शन से, कि भाई उसने ऐसी चीज करी, अबे लोग बहुत चक्कर हो गए, भाई ये क्या कर दिया इसने। वही है, जैसे विक्रम बत्रा साहब, मानेक शाह साहब है ना, मनोज पांडे साहब है, ये सब इन्होंने अपने एक्शन से वो चक्कर। तो दीज आर द फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द ट्रू लीडर्स दैट इज बीइंग इन फ्रंट ऑफ यू, और जीता जागता उदाहरण है आपके सामने। यही सब क्वालिटीज इस फौज के अंदर जो जीटो का टास्क एसएसबी के अंदर होगा, यहां पर सर्च ऑन करी जाएगी। ठीक है बेटा, सो आप अपने एक्शन से अपने कितने फॉलोअर्स और किस तरीके से अट्रैक्ट कर रहे हो वो चीज होती है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एसएसबी के अंदर जो जीटो टास्क आपका होता है, जो कि डे 3 और डे 4 के अंदर आपका नॉर्मली ऑर्गेनाइज किया जाता है डिफरेंट एसएसबीज के अंदर। इसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं? अगर हम लोग बात कर लेते हैं एसएसबी के दौरान, इस जीटीओ वाले पोर्शन को 3 सीरीज में बेसिकली हम लोग डिवाइड कर देते हैं। एक होती है बेसिक सीरीज के कुछ टास्क होंगे आपके सामने। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर रहे हैं कंफर्मेटरी सीरीज के कुछ आपके सामने टास्क होंगे बेटा जी, और सिमिलर वे में जो होगा वो होगा फाइनल सीरीज। मतलब एसएसबी के अंदर अगर हम लोग जीटीओ टास्क की बात कर रहे हैं, जीटीओ टास्क को 3 इंपॉर्टेंट सीरीज में डिवाइड किया जाता है। बेसिक सीरीज में कुछ टास्क, कंफर्मेटरी सीरीज में कुछ टास्क, और फाइनल सीरीज में कुछ टास्क आपके होते हैं। सबसे पहले जब आप एसएसबी के अंदर जाओगे तो आपका बेसिक सीरीज होगा। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंटली आपको समझनी है, वो क्या है? एसएसबी के अंदर कुछ ड्रेस कोड्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, वो आपके कॉल लेटर्स पर क्लियरली मेंशन किए जाते हैं। जब आप रिटर्न एग्जाम क्लियर कर लेते हो एनडीए सीरीज या किसी भी डायरेक्ट एंट्रीज के रिटर्न एग्जाम आप क्लियर कर लेते हो, तो आपके पास एक कॉल लेटर आता है फॉर योर एसएसबी इंटरव्यू। उस एसएसबी इंटरव्यू के अंदर आपके पास हर एक टेस्ट के लिए, फॉर एग्जाम्पल साइक टेस्ट, फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू टेस्ट, या फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग जीटो टेस्ट की बात कर रहे हैं, ड्रेस कोड स्पेसिफिकली मेंशन किया होता है कि भाई ये ड्रेस कोड है। जीटीओ टास्क आपका थोड़ा सा ग्राउंड में आपके टास्क कराए जाएंगे, तो वहां पर आपको फ्लेक्सिबल्स कपड़े या क्लोथ्स वगैरह डिमांड करता है, जहां पर आपकी स्टिफनेस, मतलब आप स्टिक्ड ना हो जाओ, आपके जो मैकेनिज्म है बॉडी वो स्लो ना हो जाए, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छे से परफॉर्म हो, ऐसे क्लोथ्स को प्रेफरेंस दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल व्हाइट टी शर्ट्स, व्हाइट शॉर्ट्स या व्हाइट लोअर्स। अगर विंटर्स चल रही हैं, विंटर्स चल रही है तो आप फुल टी शर्ट पहन सकते हो व्हाइट कलर की, ठीक है। और जो आपको शूज पहनने हैं वो व्हाइट पीटी शूज है ना, जो आप जानते हो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए जो स्कूल्स कॉलेज में आपने यूज किए होंगे, या व्हाइट स्पोर्ट्स शूज कोई भी आपके पास हो वो होने चाहिए नॉर्मल, और व्हाइट सॉक्स वगैरह प्रेफर की जाती है। ये स्टैंडर्ड है बेटा, ये रखना। समर्स और विंटर्स के अकॉर्डिंग उसमें मेंशन किया जाता है, ये रखना। अच्छा, अब पूरे थ्रू आउट द एसएसबी जब भी आप रहोगे, आपका नाम नमक निशान आपका चेस्ट नंबर है। एसएसबी प्रीमाइसेस के अंदर जब भी आप किसी एक बंदे को कोऑर्डिनेट करोगे, बोलोगे, तो यू विल हैव टू बी कोऑर्डिनेट विद योर चेस्ट नंबर 1 2 3 4 ऐसे। सबसे पहले एसएसबी के अंदर जो जाते ही आपका टेस्ट होगा, वो टेस्ट होगा ग्रुप डिस्कशन। ठीक है बेटा, द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इज बीइंग व्हाट बेटा, सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट ग्रुप डिस्कशन टेस्ट आपका सबसे पहले होगा। ग्रुप डिस्कशन में कितने जीडीज होती हैं बेटा, जिसको आम भाषा के अंदर अपन जीडीज कह देते हैं, 2 जीडी यहां पर कराई जाएंगी, है ना। अब 2 जीडी किस तरीके से होती हैं? एक जीडी की जो टॉपिक होगी वो किसी भी सोशल इवेंट्स पर हो सकती है, ठीक है बेटा, और एक जीडी की जो टॉपिक होती है बेटा वो किसी भी करंट इवेंट बेस्ड पर हो सकती है आपकी, इस तरीके से। लेकिन जब भी आपको जीटीओ जीडी के लिए बोलेगा तो सबसे पहले आपको बोलेगा कि वी हैव अ 2 जीडीज, ठीक है, आपको बता देगा पूरी की पूरी, और दोनों जीडीज की टॉपिक बता देगा। आप बोलेगा पहले कौन सी करना चाहते हो, बता देगा। पहले आप ग्रुप में मेजोरिटी डिसीजन करके कर लो कि हम ये करना चाहते हैं। हर एक जीडी के अंदर वो आपको कुछ लीड्स देगा। लीड्स का मतलब क्या? हेल्पफुल, ताकि आप उससे बता सको कि भाई मैं इस पॉइंट्स पर बोलना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्रेजेंट डे टाइम पे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत बैक कर रहा है, एक सोशल इवेंट्स की मैंने टॉपिक बोल दी। ऐसा क्यों है कि इंडिया में अभी पॉपुलेशन राइज बहुत ज्यादा है, कुछ ऐसे बोल दिया, या गवर्नमेंट की पॉलिसी इतनी अच्छी नहीं है, या स्कूल कॉलेज इतने अच्छे लेवल के नहीं है, या लोग खुद ही जागरूक नहीं है एजुकेशन के बारे में, वो 3-4 लीड आपको दे देगा। आपको वन ऑफ द लीड पकड़नी है और उसके बारे में ही अपने पॉइंट्स बोलने हैं। इसमें कुछ पॉइंटर्स होते हैं कि आप जीडी के अंदर जब भी जाते हो अपनी लीड्स को चेंज मत किया करो, मतलब यू मस्ट हैव टू बी स्टिक टू योर वन लीड। लीड कभी भी चेंज मत किया करो। अगर आपने कोई एक लीड सेलेक्ट कर लिया उसी पर रखो।
बहुत से ये कहते हैं कि जीडी में अगर इनिशिएट करते तो ज्यादा अच्छा होता है। एज सच हाँ होता है, ठीक है इनिशिएट करना, लेकिन फॉर एग्जांपल आपने इनिशिएट कर दिया लेकिन आपने कुछ बोला ही नहीं, सब कुछ बेकार कर दिया, तो वो भी फ्रूटफुल नहीं है बेटा। सो जब भी आप जीडी के अंदर मुंह खोलो, ऐसा खोलो कि सटीक बोलो, बढ़िया बोलो, पॉइंट्स बोलो, अप टू द पॉइंट्स। जब भी आप जीडी के अंदर बोलो, ज्यादा मत बोलो भाई, आप बोल ही जा रहे, बोले जा रहे हो, किसी दूसरे को मौका नहीं दे रहे। कोशिश ये करना लिमिटेड बोलो, बढ़िया बोलो, एक बार में अगर आप बोल रहे हो 40 सेकंड 30 सेकंड तक बोलो, डेट्स बीन एनफ। लेकिन आप जब बोल रहे हो तो फैक्ट्स, फिगर, वैल्यूज, डाटा इस तरीके से कोऑर्डिनेट कर कर उस पॉइंट्स के बारे में बोलो, तो बहुत अच्छा परफॉर्म आप कर पाओगे। टू बोलना, ज्यादा बोलना भी नुकसानदायक है, लेस बोलना भी बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। आप अपने जीडी के अंदर, अपने ग्रुप के अंदर आप ऐसे बंदों को देखिए जो बोल नहीं पा रहे हैं, आप उनको मोटिवेट करिए। ओके, जस्ट नंबर 12, व्हाट्स योर ओपिनियन, व्हाट्स योर व्यूज अबाउट दिस टॉपिक। वो बोलेगा, उसको मोटिवेट करो। हाँ, बहुत सी बार ऐसा होता है जीडी के अंदर जब हम बैठते हैं तो जीडी का मैकेनिज्म ऐसा होता है कि वहां पर एक फिश मार्केट टाइप का बन जाता है। तो वो जीटीओ देख रहा होता है भाई कौन इस फिश मार्केट को कंट्रोल करता है। अगर आपको ऐसा लगता है बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप सीधा बोल दीजिए, जेंटलमैन वी आर ऑल हियर फॉर अ हेल्दी डिस्कशन, एंड सिंस वी आर डाइवर्टिंग अवे फ्रॉम द टॉपिक, हम लोग टॉपिक से बहुत अवे जा रहे हैं, लेट्स स्टिक टू द टॉपिक एंड लेट्स कंक्लूड द डिस्कशन। आपने एक दो बार बोल दिया, कोई बंदा ऐसा है जो बहुत ज्यादा कर रहा है, बहुत ज्यादा ग्रुप के बिहेवियर को खराब कर रहा है, बोलने नहीं दे रहा किसी को, तो आप उसको बोल दीजिए, सर बिल्कुल पोलाइटली, सर आपके वजह से ऐसा हो रहा है, प्लीज कम टू द टॉपिक, ऐसे करके। एक और चीज है ये बेटा, जीडी के अंदर कभी भी आप अपने हैंड्स मूवमेंट्स का यूज मत करेगा। कोशिश करेगा, हैंड मूवमेंट थोड़े बहुत हो जाते हैं लेकिन ऐसे लंबे लंबे फेंकने, हाथ नहीं फेंकने की, पड़ोसी का मुंह तोड़ दिया, दांत तोड़ दिया, ये सब नहीं। और कोशिश करेगा आप इंग्लिश में कन्वर्जन करो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि एसएसबी प्रीमिसेस के अंदर जो भी टास्क होते हैं वो इंग्लिश बेसिक लैंग्वेज मानी जाती है, कम्युनिकेशन की वहीं पर होगा। अच्छा, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बोलने के टाइम पे प्रॉब्लम्स हो जाती है, हिंदी वाले इंग्लिश। अगर आपको वर्ड डिफिकल्ट आपको फंसता है, तुरंत आप स्विच ऑन हो जाओ और हिंदी यूज वर्ड करके आप तुरंत इंग्लिश पर आ जाओ। ऐसा नहीं, अगर आपको कहीं फंसते हो तो आप बोल दिए। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप जीडी के अंदर बैठो, नेवर एवर ट्राई टू सी योर एसएसआर जीटीओ साहब को कभी भी नहीं देखना है। ग्रुप में जब भी आप बोलो, देखो इस सर्कुलर पैटर्न में आपको इस तरीके से बैठे हैं, जीटीओ साहब साइड में बैठोगे, तो कम्युनिकेट जब आप करो तो ग्रुप में इस तरीके से आपकी आइज कॉन्टेक्ट अपने फ्रेंड से होनी चाहिए। और कोई एग्री हो तो उसको एग्री करिए, किसी के पॉइंट से डिसएग्री हो तो डिसएग्री के साथ उसका फैक्ट्स एंड फिगर बताकर बोलिए, ज्यादा अच्छा है। फैक्ट्स एंड फिगर मतलब कोई रैंकिंग है, कोई गवर्नमेंट का डाटा है, ऐसी चीज अगर आप एड ऑन कर दोगे तो बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। सो दिस इज द जीडी। अब जीडी क्यों रही है? जीडी बेसिकली इसलिए कराई जा रही है, कल को जब फौज के अंदर जाओगे तो वहां पर आप प्लानिंग वगैरह भी करोगे, या आप अपने जो बडीज हैं, जो आपकी यूनिट के जो जवान है, उनको कोऑर्डिनेट भी करोगे, उनको रिप्रेजेंट भी करोगे, तो वहां पर तो बोलना पड़ेगा। तो क्या भाई बोल पा रहा है या नहीं बोल पा रहा है, झिझक तो नहीं है, वो सब क्वालिटीज चेक करी जाती है जीडी के अंदर। ठीक है, तो दो जीडीज आपकी यहां पर स्पेसिफिकली होगी, नॉर्मल 20 मिनट 15 मिनट के आसपास तक की आपकी जीडीज स्पेसिफिकली कराई जाती है। ये कहा जाता है टाइम एक्सटेंड हो सकता है। ये सिंपल है, जो सबसे पहले जाती है आपकी जीडी होगी, और जीडी में जो मैंने डूज और डोंट्स बताए, प्लीज उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा। अब्यूसिव लैंग्वेज बिल्कुल भी फॉलो नहीं करनी है जीडी के अंदर। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग दैट यू ऑल हैव टू फॉलो। सो बेसिक सीरीज का फर्स्ट टास्क क्या हो गया बेटा? ग्रुप डिस्कशन हो गया। बेसिक सीरीज का जो दूसरा टास्क हो गया बेटा, वो हो गया मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज। ठीक है बेटा, या फिर आप इसको जीपीई भी बोल देते हैं, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज भी अपन बोल देते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत आपको समझाने का तरीका बताता हूं क्या होता है ये एक्चुअली। ठीक है, कभी आपने मूवीज देखी होगी तो मूवीज में कई बार, जैसे फॉर एग्जांपल पैट्रियोटिक देशभक्ति वाली मूवीज देखी होगी, जैसे एलओसी मूवीज देखी हो, तो उसमें आप लोग देखो कि हमारे इंडियन आर्मी के कुछ जवान होते हैं, अफसर्स होते हैं, है ना, तो वो बोलते हैं ना, यार हमारे दुश्मन यहाँ छिपे हैं, कि अल्फा टीम, ये चार्ली या ब्रावो टीम इस तरीके से यहाँ से जाएगी राइट हैंड साइड से, तुम यहाँ से जाओगे लेफ्ट हैंड साइड से, तुम इधर से जाओगे, और अपन इस तरीके से अटैक करेंगे राइट हैंड साइड में। प्लानिंग करते ना, कुछ एक मैप होता है, उस मैप पर प्लानिंग करते हैं। मतलब एग्जैक्टली सिमिलर नहीं बोल रहा मैं, थोड़ा बहुत आप समझ लीजिए, 20-30%, 40% ऐसा ही कुछ इवेंट्स यहां पर भी करना होता है। अब क्या होता है बेटा, ध्यान से सुना, ये जो टास्क है ये एक पेन पेपर टास्क है। जीडी में पेन और पेपर अलाउड नहीं होता है, ये याद रख लीजिएगा। ये जो टास्क है, पेन एंड पेपर एक टास्क है। इस टास्क के दो फेज है। यहां पर एक टास्क आपका पेन एंड पेपर वाला होगा, ठीक है, इसमें दो फेज है, और एक आपका यहां पर वर्बल होगा, और वर्बल के अंदर आपका यहां पर जीडी ग्रुप डिस्कशन इन्वॉल्व होगा। ठीक है बेटा, वर्बल के अंदर आपका ग्रुप डिस्कशन जीडी यहां पर इन्वॉल्व होगा। आपको क्या दिया जाएगा? पेपर दिया जाएगा। उस पेपर के अंदर कुछ प्रॉब्लम लिखी होगी कि यू आर अ ग्रुप ऑफ 5 मेंबर्स या 10 मेंबर्स, यू आर कमिंग फ्रॉम अ रामपुर, आप एक रामपुर विलेज से आ रहे हो। सिंस यू आर गोइंग टू योर हॉस्टल, आप अपने हॉस्टल की तरफ जा रहे हो। आप अचानक से जा ही रहे थे कि रास्ते में पेट्रोल पंप एक पड़ता था,
उस पेट्रोल पंप के नजदीक आपकी गाड़ी खराब हो गई। अब गाड़ी खराब हो गई तो गाड़ी के पेट्रोल पंप के नजदीक ही एक गैराज था। तो आपने सोचा कि अपने गैराज पर गाड़ी को ठीक कराने के लिए दे देते हैं। आपने अपनी गाड़ी को गैराज पर ठीक कराने के लिए दिया। गैराज वाले ने बताया कि भाई जो गाड़ी होगी ठीक वो 2 घंटे के बाद होगी। लगभग आपको 6 बजे के आसपास आपकी गाड़ी मिल जाएगी, 2 घंटे के बाद आपको मिल जाएगी। आपने सोचा 2 घंटे तक क्या करें? तो आपने उस गैराज वाले बंदे से पूछा भाई यहाँ कोई घूमने-वूमने वाली चीज़ है क्या? उसने बोला हाँ भाई नजदीक में एक नदी है, वहाँ पर फेरी चलती है, अच्छा है आप जा सकते हो, पिकनिक स्पॉट है, आप जा सकते हो। तो आपने पूछा भाई पैदल जा सकते हो? उसने बोला हाँ पैदल जा सकते हो। आप अचानक वहां से चलने के लिए गए थे कि एक टी स्टॉल आया। आप टी स्टॉल पर पहुंचे, आपने सोचा चल चाय वाय पी लेते हैं। जैसे आप टी स्टॉल पर पहुंचे तो आपने देखा भाई दूसरे साइड से गाड़ी आ रही थी, एक साइड से एक बंदा आ रहा था मोटरसाइकिल वगैरह पे, कार वगैरह। तो उस कार ने उस बंदे को ठोक दिया। उसका सीवियरली वो इंजर्ड हो गया, ब्लीडिंग वगैरह आ रही है। ठीक है, आप उसकी मदद करने के लिए जा ही रहे थे। अचानक से क्या हुआ बेटा, एक बहुत बच्चा, छोटा छोटा सा बच्चा है, वो साइकिल पर आया, 12-13 साल, 14-15 साल का एक बच्चा है, वो साइकिल पर आया और उसने आपको आकर बताया कि भाई मेरे को हेल्प चाहिए। मेरे जो फार्मर है, नजदीक का जो खेत है, वहां पर काम कर रहे थे, अचानक जो बैलगाड़ी है, बुल कार्ट है, उससे वो गिर गए, उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया। तो आपने सोचा यार इसकी भी मदद करनी है, तो आपने डिसाइड किया कि भाई इसकी भी मदद करते हैं। थोड़ी देर बाद आप मदद करने के लिए बढ़े ही थे तो आपको पता चला कि इस टी स्टॉल के बगल में एक गांव है, विलेज है। वहां से कुछ लोग भागे भागे आए और उन्होंने आपको इन्फॉर्म किया कि उन्होंने ये देखा कि जो बगल में जो मंगलपुर रेलवे स्टेशन है, उस मंगलपुर रेलवे स्टेशन की जो रेलवे लाइन है, उस रेलवे लाइन के साथ कुछ लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, उसकी फिश प्लेट को रिमूव कर रहे हैं। और वो लोग, उन्होंने सुनते हुए देखा है उन लोगों को कि वो लोग प्लान कर रहे हैं कि शाम के 5 बजे जब मंगलपुर से धौलपुर की तरफ जो ट्रेन जाएगी तो हम जब ब्रिज पर ट्रेन आएगी उस ब्रिज को भी ब्लास्ट कर देंगे, ऐसा उन्होंने सुना है। और वो आपको इन्फॉर्म करने के लिए आ गए क्योंकि अभी नियर बाय आप नजदीक में थे और उसके बाद वो पुलिस स्टेशन पर जाएंगे, वो अलग बात है, पुलिस स्टेशन पर भी जाएंगे, है ना? क्लियर है। और अभी आप मदद करने के लिए जाते, बेचारी एक बूढ़ी औरत आपके पास भागी भागी आई और उसने बोला कि भाई उसकी जो इकलौती बकरी थी, वो बकरी जो है किसी मार्शी लैंड में फंस गई है, दलदली इलाके में फंस गई है और वो बकरी उसका ओनली सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, तो उसकी भी मदद कर दीजिए। तो आपको ऐसे पेपर के अंदर 4-5 प्रॉब्लम दी होगी और लास्ट में ये लिखा होगा सिंस देयर इज नो फैसिलिटी ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन की कोई फैसिलिटी नहीं है और यू हैव टू बी रीच टू योर हॉस्टल बाय 7 PM। आपको 7 PM तक जाना पड़ना है और नाउ द टाइम इज बिंग 4 PM। मतलब अभी 4 बज रहे हैं, 6 बजे आपको गाड़ी मिलेगी और 7 बजे आपको हॉस्टल तक पहुंचना है। मतलब 3 घंटे में इतनी सारी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है। ऐसा कुछ एक प्रॉब्लम आपको पेपर पे देगा। सबसे पहले इस प्रॉब्लम को जीटीओ साहब पढ़कर सुनाएंगे। ठीक है, अच्छा। जब आपको प्रॉब्लम पढ़कर सुनाई जा रही होगी तो जो मैप होगा जहां पर ये धौलपुर, शामपुर, रामपुर, ठीक है, विलेज विलेज ये सब बने होंगे, वो नक्शा इस तरीके से होगा, इस नक्शे पे सब चीज मेंशन होगी कहां पर कौन सी चीज। जब जीटीओ साहब उस प्रॉब्लम को पढ़ रहे होंगे, आपका दिमाग जीटीओ साहब के साथ और मैप के साथ साथ वेरीज करना चाहिए कि भाई धौलपुर का है, रामपुर का है, शामपुर का है, ये क्या मार्किंग, मतलब पूरी कहानी आपके दिमाग में फिक्स हो जानी चाहिए। जीटीओ साहब अब आपको टाइम देंगे, 4-5 मिनट का टाइम देंगे कि आप भी इस प्रॉब्लम को पढ़ लीजिए, 2-3 मिनट का टाइम देंगे कि आप भी इस प्रॉब्लम को पढ़ लो। एक एक इंडिविजुअल बंदे को वो पेपर दे दिया जाएगा प्रॉब्लम वाला कि आप भी पढ़ लो। आप लोग उस प्रॉब्लम को पढ़ोगे, सुनोगे, समझोगे, ठीक है, हो जाएगा। फिर जीटीओ साहब से पेपर ले लेंगे और बोलेंगे आप जो आपके सामने व्हाइट पेपर एंड पेन रखा है इस पर प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन लिखिए। जब भी आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिखो बेटा, तो आपको कुछ यहां पर प्रायोरिटी देनी होती है। सबसे पहली प्रायोरिटी आप लाइफ को दीजिएगा जो एटमोस्ट होती है। जैसे ब्लीडिंग वाला केस एटमोस्ट था, तो आप उस लाइफ वाली प्रायोरिटी को सबसे पहले दोगे। ब्लीडिंग वाला केस हो रहा है ना? तो सबसे पहले आपको ब्लीडिंग वाली को दोगे, फिर फॉर एग्जांपल जो फ्रैक्चर हो रहा था उसको आप दोगे। थर्ड प्रायोरिटी आप किसे दोगे? थर्ड प्रायोरिटी आप ऐसी चीज को दोगे जहां पर बहुत सारे लोग डेंजर में हैं। एटमोस्ट अभी तो नहीं है लेकिन इन फ्यूचर आएंगे कुछ समय के बाद, 1-2 घंटे के बाद, और जहां पर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है। जैसे यहां पर ट्रेन वाला जो फिश प्लेट वाला था वो आपको देना पड़ेगा। ऐसे ही हमेशा हर एक प्रॉब्लम के अंदर एक रेड हियरिंग होगी जो लीस्ट प्रायोरिटाइज्ड होगी, उसको आपको सबसे लास्ट में देना है। जैसे यहां पर आपका गोट बकरी वाला आपका था, तो आपको इस तरीके से करनी है। दूसरा, जब भी आप ये टास्क करोगे तो आप अपने ग्रुप के अंदर मेंबर्स को हर एक टास्क में इन्वॉल्व करो। आप इस टास्क को करते टाइम ये समझिए कि यू आर बीइंग द लीडर, यू आर जस्ट डूइंग दैट टास्क, आप ही कर रहे हो उस टास्क को। तो हर एक बंदा इसमें से लीडर है। आप ये मत समझो वो अच्छा 25 नंबर लीडर है, वो कर लेगा, अपन तो बैठते हैं आराम से, सोते हैं, गप्पे मारते हैं, और भाई क्या हाल है, और ब्रो व्हाट्सअप, है ना? ये सब नहीं करना है भाई।
आप सब लीडर हो, आप सबको सॉल्यूशन लिखना, आप सब सिलेक्शन लेने के लिए आए। तो आप सब अपना जब सॉल्यूशन लिखोगे तो सबसे पहले प्रॉब्लम 1 ऐसे सॉल्यूशन लिखना है, प्रॉब्लम 1 लिखिए, क्या प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को यहां मेंशन करिए। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने कितने ग्रुप्स में कितने मेंबर को यूज किया, है ना। फॉर एग्जांपल इसको फर्स्ट एड देनी है आपने, सबसे पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट एड दोगे, कोई इंजर्ड है, आप उसके ब्लीडिंग को रोकोगे, तो आपने क्या एक्शन किया, ग्रुप के कितने मेंबर, 2 मेंबर को आपने यूटिलाइज कर लिया। क्या आपने एक्शन किया, आपने एक्शन किया, सबसे पहले आपने इसको फर्स्ट एड दी, जो भी फर्स्ट एड आपको चाहिए थी। फिर आपने क्या किया, इस टास्क को करते टाइम आप अपने दिमाग में ये समझ लीजिएगा, आपके पास ईच एंड एवरी सोर्स अवेलेबल है। भाई आप नेशनल हाईवे, वहां पर ना कुछ मार्किंग्स बनी होती है, जैसे वहां पर क्लियरली मेंशन होगा, अगर फॉर एग्जांपल ऐसे रोड होगी तो बोलेगा ये नेशनल हाईवे है। अगर यहां पर आपको रोड में इस तरीके से बोल दिया है, बोला होगा ये मेटल रोड है, मेटल रोड मतलब फॉर एग्जांपल इस पर गाड़ी चल सकती है, मोटरसाइकिल चल सकती है, पक्की सड़क है। फॉर एग्जांपल अगर वहां पर इस तरीके से डबल लाइन दे दी तो बोला होगा कि भैया ये अनमेटल रोड है, कच्ची सड़क है, कच्ची सड़क पर साइकिल चल सकती है, आदमी पैदल चल सकता है। फिर ऐसे सिंबल बने होंगे, इसका मतलब ये क्या, ये रेलवे ट्रैक्स है, कुछ ऐसा सिंबल। और अगर आपको इस तरीके से सिंबल बना होगा तो ये वाटर बॉडीज है। ये आपको सिंबल्स पहचानने हैं सड़क के ऊपर कि सड़क कैसे है। भाई अगर नेशनल हाईवे तो आपको पता है यहाँ पर हर एक सोर्स अवेलेबल है, गाड़ी, ट्रक, मोटरसाइकिल, बस, सब। तो आप लिखोगे नियर बाई, मैंने किसी लिफ्ट से हेल्प ली और उसको बंदे को अपने को बैठाया, एक बंदे को उसमें बैठाया और हमने उसको नियर बाई हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। फिर आप ये लिखोगे कि आपने कितने बजे टास्क स्टार्ट किया। फॉर एग्जांपल 4 बजे तो बताया था, अभी 4 बज रहे, आप इमीडिएटली तो टास्क स्टार्ट नहीं कर सकते हो, 15-20 मिनट तो आपको प्लानिंग में लगेगी। तो आप टास्क स्टार्ट करो। भाई टास्क हमने स्टार्ट किया पहली प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे 4:20 पर, और हम हॉस्पिटल पहुंच गए लगभग 4 बज के, आप बोल दीजिए कुछ भी आपके मिनट लगे कि भाई हम 4:35 पर हॉस्पिटल पहुंच गए, 15-20 मिनट के अंदर आप हॉस्पिटल पहुंच गए, फॉर एग्जांपल नियर बाय था। तो आपको हमेशा एक चीज रखना है, जब भी आप ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज या फिर मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज करोगे बेटा, तो हमेशा साइड में ना स्केल लिखी होगी। स्केल का मतलब क्या है बेटा, कि फॉर एग्जांपल आप 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 किलोमीटर, ऐसे स्केल लिखी होगी। मतलब इस पूरे चार्ट के अंदर अगर आप 1 सेंटीमीटर मूव करोगे उसका मतलब है 4 किलोमीटर। तो आपने देख लिया, फॉर एग्जांपल आप यहां थे, टी स्टोर यहां था, हॉस्पिटल यहां था, आपने बता दिया भाई ये नॉर्मल होगा 5 सेंटीमीटर के आसपास होगा। 1 सेंटीमीटर 4 किलोमीटर था, तो 5 सेंटीमीटर 20 किलोमीटर के आसपास आपने बोल दिया कि भाई ये जो डिस्टेंस होगा हमारा 20। तो आप ये भी लिखोगे डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, 20 किलोमीटर लिखा है, टाइम कितना लगा है, आप किस सोर्स से गए हो, ये सब जरूर मेंशन करना है। इस तरीके से सॉल्यूशन आपको लिखना है। पहली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपने कर दिया, बस छोड़ो। सिमिलर वे में दूसरी प्रॉब्लम का, आपने उसको किसान को खेत से लेकर आए हो, कैसे लेकर आए हो, किस तरीके से लेकर आए हो, है ना, उसमें कितना टाइम लगा है, कितने लोगों को आपने भेजा है, कौन सा सोर्स आपने यूज किया, आपने उसको हॉस्पिटल भेजा, फर्स्ट एड दिया, जो भी दिया सेम उसका। तीसरे में फिर आपको सेम ऐसे सॉल्यूशन लिखना कि आपने क्या यूज किया। आपने सबसे पहले रेलवे का जो स्टेशन मास्टर उसको इन्फॉर्म किया, किसी बंदे को भेजकर, फोन वोन तो अलाउड नहीं है। एक बंदा पुलिस स्टेशन गया, उसने पुलिस स्टेशन पर इन्फॉर्म किया है, कुछ बंदे जाकर ट्रेन पर वहां पर गए स्टेशन पर, और आपने तीनों के कंट्रीब्यूशन से प्रॉब्लम को सॉल्व किया। कैसे गए हो, किस तरह से गए हो, कितना टाइम लगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तीसरी प्रॉब्लम। चौथी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फिर आप लोगों की गांव वालों की मदद से आपने रस्सी लिए, इस महिला की जो वृद्ध महिला थी, इसकी जो बकरी फंस गई थी उसको बाहर निकाला, कितना टाइम लगा, क्या सोर्स यूटिलाइज के, ऐसे। तो पेन एंड पेपर में प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम 2, प्रॉब्लम 3, प्रॉब्लम 4, कितने मेंबर किस प्रॉब्लम के लिए भेजे, ऐसे करके आपको सॉल्यूशन लिखना। जब सॉल्यूशन लिख लोगे तो जीटी आपका सॉल्यूशन आपसे ले लेगा। फिर अब आता है इसका दूसरा पार्ट जो कि होगा वर्बल ग्रुप डिस्कशन। इस पार्ट वो हम लोग यहां पर डिस्कशन, वर्बल ग्रुप डिस्कशन के अंदर क्या होगा बेटा, जीटीओ आपको बोलेगा कि इंडिविजुअली कर आप सब लोग अपने स्टोरीज को पढ़िए। तो सब लोग सबसे पहले 1 by 1 अपने जो भी आपने सॉल्यूशन लिखा है वो पढ़ेंगे। अब जीटीओ बोलेगा आई जस्ट नीड अ 1 कॉमन सॉल्यूशन, मुझे कॉमन सॉल्यूशन चाहिए। तो जब जीटीओ बोलेगा मुझे 1 कॉमन सॉल्यूशन चाहिए, तो आप ग्रुप डिस्कशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। वही सेम ग्रुप डिस्कशन यहाँ पर जो है, वही सेम ग्रुप डिस्कशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। अलग अलग लोग अपने अपने अलग अलग पॉइंट बोलेंगे, ओपिनियन बोलेंगे। जो चीज मैंने आपको यहाँ फॉलोस करने के लिए बोली, कुछ वही चीज आपको यहाँ पर भी फॉलोस करनी है। और आप ग्रुप डिस्कशन में तभी बेटर परफॉर्म कर पाओगे यदि आप लॉजिकल एडेप्टेशन डाटा के साथ बोल रहे हो, फैक्चुअल डाटा पे बोल रहे हैं। कुछ भी ऊट पटांग बोल रहे हो कि मेरे दादा के पास इतनी बड़ी छड़ी थी, अगर वो जमीन पे ऐसे मारते थे तो आसमान से पानी आ जाता था। वो दूसरा कह रहा कि भाई जो तेरे दादा के पास जो छड़ी थी वो मेरे दादा ने नहीं तुझे दी थी। अब तीसरा कह रहा कि भाई जो तुम्हारे जो दोनों दादाजी थे वो मेरे दादाजी के गांव में ही रहते थे, तो इसका मतलब उस गांव के सरपंच मेरे दादा थे। तो लंबी लंबी नहीं फेंकनी है भाई, अननेसेसरी चीजें आपको नहीं फेंकनी है। लिमिटेड चीजें बोलनी है, फैक्चुअल बोलनी है, बढ़िया बोलनी है, और कॉमन सॉल्यूशन आपको लास्ट में बनाना है।
ठीक है बेटा। सेम ग्रुप डिस्कशन जब जीडी आपकी यहां पर होती है, यहां पर भी जीटी आपसे बोलता है कि कॉमन सॉल्यूशन बताइए, कॉमन जीडी ग्रुप डिस्कशन क्या हुआ। तो आपको जब बोला कॉमन सॉल्यूशन बताने के लिए, आप इसमें भी कोई भी बंदा खड़ा होकर बता सकता है कि भाई कॉमन डिस्कशन क्या है। सो ये है आपकी सेकंड इवेंट जो बेसिक सीरीज में। यहां से लीडरशिप क्वालिटी, लॉजिकल रीजनिंग, थिंकिंग कैपेबिलिटी, इन्वायरमेंट से अडेप्ट टू कितनी जल्दी सोच पाता है, टाइम प्रेशर बियर कर पाता है या नहीं, या ग्रुप मेंबर्स के साथ किस तरीके से कोऑर्डिनेट कर पाता है, एंग्री नेचर तो नहीं है इसका, भड़कने वाला नेचर तो नहीं, वो सब क्वालिटीज यहां से चेक की जाती है बेसिक सीरीज के पार्ट 2 से। अब आते हैं बेसिक सीरीज का पार्ट 3 क्या है बेटा, तो वो है ग्रुप टास्क। ठीक है, क्लियर है। एफजीटी फुल ग्रुप टास्क आप इसको बोल देते हो, सॉरी ठीक है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं पीजीटी, नेक्स्ट इज व्हाट इज योर पीजीटी। पीजीटी का मतलब क्या, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क यहां पर आएगा। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क के अंदर क्या होगा बेटा, आपको ना कुछ हेल्पिंग मटेरियल दिया होगा और एक स्टार्ट लाइन और एक फिनिश लाइन होगी। जैसे एक स्टार्ट लाइन है और एक फिनिश लाइन है, यहां पर क्या होगी, स्टार्ट लाइन होगी और यहां पर क्या होगी बेटा, एक फिनिश लाइन होगी। स्टार्ट लाइन फिनिश लाइन के बीच में यहां पर फॉर एग्जांपल एक ईंट का कुछ रैंप बना दिया है, यहां पर कोई चीज ऐसे रख दी है ना, यहां पर कुछ ऐसे स्लैब अपन ने बना दिए, ऐसे रखे होंगे। ये स्टार्ट लाइन है। आपका पूरा का पूरा ग्रुप जितने भी मेंबर है वो सब यहां पर खड़े होंगे। आपको कुछ हेल्पिंग मटेरियल दिए जाएंगे और वो हेल्पिंग मटेरियल होंगी, एक आपकी होगी बल्ली, एक होगी आपका फट्टा और एक आपकी होगी रस्सी, है ना बेटा, एक आपकी होगी रस्सी, बल्ली फट्टा रस्सी। ठीक है, वुडन प्लैंक, वुडन लॉग और रोप। ठीक है, वुडन प्लैंक, ठीक है, ये क्या हो गया, लॉग हो गया, वुडन लॉग हो गया, वुडन प्लैंक हो गया और क्या हो गया, आपकी रोप हो गई, ये आपको दी जाएगी। ये जो दोनों हो सकते हैं, ये 4 से 5 फीट तक के लंबे हो सकते हैं, 4 फीट तक के मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकते हैं। रोप जो होगी वो भी हो सकती है 3 से 4 फीट तक की आपकी लंबी हो। ठीक है, अब क्या होगा, अब जीटीओ सबसे पहले आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बताएगा इसके, इस टास्क के। जीटीओ बोलेगा कि आपको अपने जो मेंबर्स है यहां पर है, आपको स्टार्ट लाइन से फिनिश लाइन पे जाना है। रूल नंबर 1 वो बोलेगा कि जब स्टार्ट लाइन से फिनिश लाइन पर जाओगे, ये जितना भी आपका वर्किंग एरिया है, इस वर्किंग एरिया में आप कहीं पर भी जमीन पर पैर नहीं रख सकते हो, अपने फुट्स नहीं रख सकते हो। अगर बाई चांस आपने जमीन पर पैर रख दिया इस वर्किंग एरिया के अंदर, तो आपका हो जाएगा फाउल और आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा अपना पूरा का पूरा टास्क, ये आपको बताएगा। ठीक है, दूसरा दूसरा रूल वो जो आपको बताएगा वो कलर कोडिंग वाला रूल आपको यहां पर बताएगा। कुछ कलर कोडिंग्स वाले रूल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वहां पर आपको बोल देगा कि अगर जहां कहीं भी आपको ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, जहां कहीं भी आपको व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है, जहां कहीं भी आपको रेड कलर दिखाई दे रहा है, इसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। क्या अगर रेड कलर जहां पर भी आपको दिखाई दे रहा है, वहां पर आप अपने बॉडी पार्ट्स और साथ ही साथ जो आपका हेल्पिंग मटेरियल है, इन दोनों को आप टच नहीं कर सकते हो। यू कांट टच योर बॉडी पार्ट्स एंड यू कांट टच योर हेल्पिंग मटेरियल। मतलब इनके जहां पर भी रेड कलर आप इसको छू भी नहीं सकते और अपने जो हेल्पिंग मटेरियल है बल्ली फट्टर से उसको भी नहीं छू सकते हो। व्हाइट कलर जहां पर है, इन यहां पर आप बॉडी मटेरियल को भी, बॉडी को भी और हेल्पिंग मटेरियल दोनों को टच कर सकते हो। सिमिलर वे में आपसे वो बोल देगा कि जहां कहीं भी आपको ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, ठीक है, फॉर सॉरी व्हाइट कलर पे, सॉरी ये चीज ना व्हाइट कलर पे लिखना, जहां कहीं भी ब्लू कलर दे रहा है वो बोल देगा फॉर एग्जांपल अपने बॉडी पार्ट को तो टच कर सकते हो, लेकिन हेल्पिंग मटेरियल को आप टच नहीं कर सकते हो। वो क्लियरली ये चीजें आपसे यहां पर स्पेसिफिकली मेंशन कर देगा। किसके अंदर, इस टास्क के अंदर। ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है। अच्छा, रूल हो गया। अच्छा, रूल नंबर 3 वो क्या बताएगा, हो सकता है वो जीटीओ आपसे ये कह दे कि आप जब ये टास्क परफॉर्म कर रहे हो तो आप बल्ली और फट्टे को इस तरीके से टाई नहीं कर सकते हो। मना कर सकता है, मना कर दिया तो नहीं कर सकते हो। अगर उसने बोला कर सकते हो तो आप कर लेना, मना कर दिया तो नहीं कर सकते हो, ये चीज रखना। अगर हो सकता है किसी किसी टास्क के अंदर 2 रोप दे दी गई, तो वो ये भी बोल सकता है कि आप 2 रोप को एक साथ टाई नहीं कर सकते हो, ये चीज भी आपसे बोल सकता है बेटा कि 2 रोप को आप एक साथ टाई नहीं कर सकते हो, ये चीज भी आपको स्पेसिफिकली वो बोल सकता है। जो रूल्स एंड रेगुलेशन वो बोल रहा है वो स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करने हैं, आपको याद रखने हैं और अपने दिमाग के अंदर फिट कर लेना। अच्छा, बोलेगा चौथा, ये बोलेगा कि जब भी आप इस टास्क को करोगे तो आप जंप नहीं मार सकते हो। अगर आप जंप मारोगे, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 फीट तक की जंप लगा सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। 3 से 4 फीट तक की जंप, पता चला आपने बोला भाई यहां से कूद के अपन यहां आ जाएंगे, इस तरीके से। चौथा ये बोलेगा कि जब भी आप टास्क को परफॉर्म करोगे, आपका कोई भी हेल्पिंग मटेरियल स्टार्ट लाइन पर नहीं रहना चाहिए, सारा का सारा मटेरियल आपका फिनिश लाइन पर चला जाना चाहिए। साथ ही साथ आपके ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं वो सब भी कहां पर चले जाने चाहिए, फिनिश लाइन की तरफ चले जाने चाहिए। ये आपसे क्लियरली बोल देगा, मेंशन कर देगा। ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है, बिल्कुल क्लियरली वो चीज मेंशन कर देगा। अब टास्क स्टार्ट होगा। जब टास्क स्टार्ट होगा तो ये नॉर्मल ये क्या होता है कि सब लोग ना, पता होता है कि भाई पहले मैं परफॉर्म करूंगा, मैं जाऊंगा, तो यहां पर हड़प मच जाती है कि कौन जाएगा।
तो भाई जीटीओ जब आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बता देगा यहाँ रेड कलर है, यहाँ ब्लू कलर है, यहाँ ये, तो आपके दिमाग में प्लानिंग हो जानी चाहिए कि भाई मैं कैसे टास्क को करूंगा, भाई यहां से यहां बल्ली लगाऊंगा, यहां से यहां फट्टा लगाऊंगा, ऐसे करके। मतलब तो आपने क्या करना, फॉर एग्जांपल आप हवा में यहीं से यहां आपने बल्ली लगा दी या फट्टा लगा दिया, आप इसके ऊपर चढ़े, फिर आपने यहां से कुछ ऐसे फट्टे को लगा दिया, आप इस फट्टे को उठाकर यूज कर सकते हो एनी टाइम। आपने यहां रखा, फिर यहां से यहां रस्सी से बांधकर आप कुछ गए, मतलब आपको जुगाड़ तुगाड़ लगाना है, इन्हीं के ऊपर पैर रखना है जो ऑब्स्टेकल्स यहाँ है, जमीन के ऊपर पैर नहीं रखना है, बल्ली फट्टे का इस्तेमाल कर इन्हीं के ऊपर पैर वैर रखकर आपको जाना है। नॉर्मली इस टास्क के अंदर क्या होता है, हड़प कर मच जाती है कि सबसे पहले मैं जाऊंगा, सबसे पहले मैं जाऊंगा। अगर आप में कॉन्फिडेंस है आप जाओ, तो आप अपना लीड करो, आगे जाओ। अब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो पीछे रह जाते हैं और वो बल्ली पट्टा रस्सी ऐसे खड़े होते हैं और खड़े होते हैं मजदूरों की तरह खड़े रहते हैं। मजदूर नहीं बनना है बेटा, अपने आइडियाज पीछे रहकर भी अगर आप आइडियाज देते हो तो जीटीओ सुन रहा होता है कौन आइडियाज दे रहा है, कौन आइडियाज नहीं दे रहा है। सो यू हैव टू बी लिसन देम वेरी क्लियरली, वेरी केयरफुली कि भाई कौन क्या आइडिया दे रहा है और कौन क्या आइडिया नहीं दे रहा है। ये बहुत अच्छे से चीजें याद रख लीजिएगा। और इस तरीके से पूरा का पूरा टास्क, और हमेशा इस टास्क को परफॉर्म करते रहे, अपने ग्रुप मेंबर्स को मोटिवेट करें, यस कम ऑन गाइस वी कैन डू इट। और प्लानिंग दीजिए, अच्छा यहां लगा लीजिए, यहां लगा दीजिए, ऐसे करके ऐसे करके। तो ये जो टास्क होता है ये आपका एफजीडी टास्क होता है, ठीक है, सॉरी पीजीटी टास्क होता है, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, जैसे आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। फाइन। नेक्स्ट जो टास्क आपका होगा बेसिक सीरीज के अंदर, दैट इज बिंग योर व्हाट, दैट इज बिंग योर, अगर हम लोग बात कर लेते हैं स्नेक रेस, ठीक है बेटा, ये क्या है स्नेक रेस या फिर ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस जिसे कह देते हैं GOR कह देते हैं, ये आपकी यहां पर होगी, ठीक है बेटा, क्लियर है, ध्यान। वन ऑफ द फेवरेट टास्क माइन, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, आपको ना एक आर्टिफिशियल स्नेक दे दिया जाता है जो कि कपड़े का बना होता है, लगभग 7-8 फीट का होगा, और आपको ना कुछ टास्क दिए होंगे, आपको परफॉर्म करने होते हैं। इस टास्क के अंदर स्नेक रेस के अंदर क्या होगा, एक रूल नंबर 1, आपको स्नेक दिया होगा, ये स्नेक को आपको हमेशा अपने हाथों में कैरी करना है, ठीक है। मतलब कैरी इस तरीके से करना है कि ये ग्राउंड पर टच नहीं होना चाहिए। अगर ये ग्राउंड पर टच हो गया तो वहीं पर आपका क्या हो जाएगा, फाउल हो जाएगा और आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। फाइन है बेटा। दूसरा, अब क्या होगा बेटा, इस टास्क को करने के लिए आपको एक अपनी वॉर क्राई सिलेक्ट करनी पड़ेगी, जैसे बजरंग बली की जय, है ना, कुछ भी भारत माता की जय, कुछ भी आपकी वॉर क्राई ABCD ग्रुप में, और हमेशा वॉर क्राई आपको लगानी, मतलब इट्स बीइंग अ रियल सीन ऑफ अ वॉर, आप वॉर में जा रहे हो, समथिंग लाइक दैट, अ रियल सीन है आपका, ये आपको याद रखना है। मोटिवेट करना अपने ग्रुप के मेंबर्स को, यार कर देंगे भाई, आज तो चीर देंगे, फाड़ देंगे, बिल्कुल झंडा गाड़ देंगे, ये चीज आपको यहां पर बोलनी है। ये इंपॉर्टेंट है, वॉर क्राई वाला सीन यहां पर क्रिएट करना है, आपको याद रखना है। अब फॉर एग्जांपल पहला टास्क आपका कैसा है, पहला टास्क अगर हम लोग बात कर लेते हैं, आपका ऐसा होगा भाई, यहां पर एक लकड़ी का फट्टा होगा इस तरीके से, है ना, आपको भागते हुए आना है और इसके ऊपर जाना और ऐसे कूदना है। तो आपको अपना स्नेक हाथ में पकड़ना है, स्नेक कभी भी टास्क पर टच नहीं होना चाहिए, किसी भी मेटेरियल पे टच नहीं होना चाहिए, और पूरे के पूरे मेंबर जब आ जाएंगे टास्क कंप्लीट होगा। अब हो सकता है किसी बंदे से रूल ब्रेक हो गया, जीटीओ तो देख रहा है, अगर आपको ऐसा लगा मेरे से रूल ब्रेक हो गया तो आप सीधा बोल दीजिएगा हाँ मेरे से जीटीओ पूछता किसी से रूल ब्रेक हुआ क्या, अब बोलते हाँ मेरे से हुआ है। अगर आपने नहीं बोला तो जीटीओ बोलता है चलो पेनल्टी आपके लिए। पेनल्टी में क्या बोलता है, वो काउंट डाउन कर सकता है, काउंट डाउन करो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, मतलब टाइम ले रहा आपका, या वो बोलेगा एनी ऑफ द टू जस्ट गो एंड रिपीट द टास्क। जब उसने बोला पेनल्टी में एनी ऑफ द टू जस्ट गो एंड रिपीट द टास्क, आप फटाफट भागिए और टास्क को कंप्लीट करिए। आप जिस टाइम पे भागोगे टास्क को कंप्लीट करोगे, आपको स्नेक लेकर नहीं जाना है, खाली हाथ जाना है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा, टाइम वेस्ट क्यों रहा है, आपका एक टास्क आपके यहां पर परफॉर्म होगा, आपके पैरेलली दूसरा ग्रुप परफॉर्म करोगा, आपके पैरेलली तीसरा, फिर उसके पैरेलली 4, एक साथ 4 ग्रुप 5 ग्रुप परफॉर्म कर सकते हैं। आप सबके बीच में कंपटीशन है, कौन पहले पहुंचेगा फिनिश लाइन पर, वो अपनी लाइन में परफॉर्म करोगे, आप अपनी लाइन में, ये अपनी लाइन में और इधर वाले अपनी लाइन में। तो टास्क होता है भाई एनर्जी, यार हम पहले पहुंचेंगे, जोश देखा जाता है, मोटिवेट, तो वर्क हमेशा बोलिएगा। इसमें एक टास्क और हो सकता है बेटा जो आता है दीवार चढ़ने का। एक तो सिंगल दीवार होती है और एक टास्क में होती है डबल दीवार, उसके बीच में इस तरीके से प्लैंक से अटैचमेंट होती है। अब आपको ये जो दीवार होगी ये 9 फीट 8 फीट 9 फीट की हो सकती है बेटा। तो बहुत से बच्चे तो दीवार नहीं चढ़ पाते, थोड़ा मेरी तरह गब्बू गोसे जैसे होंगे तो नहीं चढ़ पाओगे, ठीक है भाई। तो बहुत से बाकी चढ़ पाएंगे, जिनका फिजिकल स्टैंडर्ड अच्छा होगा वो चढ़ पाएंगे, है ना, बाकी जो गब्बू गोसे जैसे होंगे वो नहीं चढ़ पाएंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, इस टास्क को लॉजिकली आपको टैकल करना है। आपको दिखाई दे रहा है ना मेरे को चढ़ना है, तो आप थोड़ा सा हमेशा एक चीज रखना, जब भी स्नेक को पकड़ो ना आप आगे की तरफ आओ, हमेशा स्नेक को आगे, अगर आप बीच में पकड़ोगे आपके आगे भी कुछ लोग हैं पीछे भी कुछ लोग हैं, आपका भागने का मूवमेंट कम हो जाएगा। हमेशा कोशिश करना स्नेक को आप ही पकड़ो आगे से, आपको दिखाई दे रहा है अच्छा वो आ रहा है, आप थोड़ा ना
10 मीटर पहले स्नेक को छोड़ दीजिए और भागकर जाइए फुल स्टेमिना से, या तो आप चढ़ जाइए ऊपर। ऊपर चढ़ने के बाद ऐसा नहीं है यहां चढ़ गए फिर यहां कूद जाओ, नहीं, यहां चढ़ने के बाद हैंड देकर अपने बाकी लोगों को ऊपर चढ़ाओ और उनको फटाफट फटाफट वहां भेजो, फिर स्नेक को पास ऑन कर दो, ऐसे कर दो। अगर आपको मौका नहीं मिल पाता आगे आने का, आप बीच में हो, तो आप हेल्पिंग हैंड, आप जाइए फटाफट ऐसे टेबल बन जाइए, मतलब अपने आप को ऐसे कर लीजिए या अपने हैंड्स को ऐसे कर लीजिए, टेबल बनकर यहां बैठ जाइए ऐसे करके, लोग बाग आपके पीठ पर पैर रखेंगे या लोगों को नीचे से पुशअप कर ये चढ़े। अगर आप या तो पहले पहुंच जाओ, यहां नहीं पहुंच पाते तो लास्ट में जाओ, लोगों को इस तरीके से चढ़ाओ और ऐसे करो, ये टास्क कंप्लीट करना, फिर स्नेक को पास हो। सेम इसमें भी है, डबल डिश डबल टास्क की आती है, ये भी आपको इस तरीके से करनी है, ये आपका टास्क होता है बेटा इसमें। तो यहां पर वॉर का लीडरशिप क्वालिटी, ये कभी बोले पेनल्टी मैं जाऊंगा फटाफट भाग लो, इंतजार मत करो, ये है आपका स्नेक रेस या फिर ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, ये याद रखना। आपको स्नेक यहां पर दिखाई दे रहा है, फाइन है बेटा। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब आता है कंफर्मेटरी सीरीज। कंफर्मेटरी सीरीज सेकंड डे आपको फिर होगा, ठीक है। इसमें क्या है बेटा, आपके कुछ जो चीजें हैं, ग्रुप है। अब इसमें सबसे पहले आएगा HGT, हाफ ग्रुप टास्क। भाई ये बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशन इसके वही सेम है जैसे PGT के होते थे, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क के जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन थे, सेम इसके होते हैं। यहां पर प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क का पूरा ग्रुप परफॉर्म करता था। GTO एक एक बंदे को बहुत शार्पली विजिबल करना चाहता है, उसके ट्रेंड्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी क्वालिटीज, उसके नेचर को। तो वो आपके ग्रुप को जो पहले 10 बंदों को था वो 5-5 बंदों में तोड़ देगा, और हर एक को सेम वो स्टार्ट लाइन फिनिश लाइन बल्ली फट्टा रस्सी वाला वही सेम रूल्स एंड रेगुलेशन यहां पर आपके लिए वैलिड होगा। बस आपके ग्रुप को तोड़ देगा और 2 पार्ट्स में आपको देखना था, बहुत शार्पली क्लोजली देखना चाहता है। इसे कहा जाता है हाफ ग्रुप टास्क, जो चीज आपको यहां पर याद रख लेनी है, ठीक। नेक्स्ट होगा आपका यहां पर लेक्चरेट, ठीक है बेटा। लेक्चरेट इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टास्क। क्यों करा जाता है, कल को बताया, फौज में जाना, अपने लोगों को मोटिवेट करना है, अरे फाड़ देंगे, चीर देंगे, झंडा गाड़ देंगे। तो भाई कैसे आप अपनी लीडरशिप, एक गुड लीडर गुड नैरेटर भी होना चाहिए। पता चला स्टेज पे आगे कांप रहे तुम्हारे हाथ, ये सब नहीं होना चाहिए। अ गुड लीडर मस्ट बी अ गुड नैरेटर टू, मस्ट हैव अ गुड इन्फ्लुएंसिंग पावर, must have a good communication power, must have a good personality, must have a good logical adaptability, thinking अच्छी होनी चाहिए। आपको क्या होगा, आप इस तरह से ग्रुप में सारे मेंबर्स बैठे होंगे, GTO आपके बैक साइड में बैठा होगा। GTO सबसे पहले आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बोलेगा कि यहाँ पर एक टेबल रखा है, इस टेबल के अंदर एक आपको कुछ चिट्स रखी होंगी, हर एक चिट्स के ऊपर 2-3 टॉपिक्स आपकी मेंशन की होगी। बोलेगा आपको इंडिविजुअली 1-1 को जाना है, उस शीट को उठाना है, उस शीट में 3 टॉपिक्स रखे होंगे, आप किसी भी टॉपिक पर उठा लीजिए जिस पर आप बोलना चाहते हो। अमूमन ये कहते हैं कि जो टॉपिक सबसे ऊपर होते हैं वो हाई प्रायोरिटाइज होती है, तो फिर लो 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 लो। अब समझ में नहीं आता ऐसा होता है या नहीं होता, लेकिन कहा जाता है ऐसा, ठीक है। तो आपने एक टॉपिक उठा ली कि मैं इस पे बोल रहा हूं, तुरंत नहीं बोल देगा आपको कि आप जाइए, वो आपको टाइम देगा 1 मिनट 2 मिनट का, कि आप अपने पॉइंट सोच लिए, पॉइंटर सोच लीजिए क्या बोलना चाहते हो। जब भी लेक्चरेट में जाओ ना, आपके बहुत इजी है, 3 मिनट का लेक्चरेट होगा, आपको 3 मिनट के लिए यहां बोलना पड़ता है। लेक्चरेट के पॉइंटर्स क्या क्या होने चाहिए, जब भी आप लेक्चर स्टार्ट करो सबसे पहले बॉडी इंट्रोडक्शन, कि आप इस लेक्चरेट के अंदर बोलना क्या चाहोगे, टॉपिक को ब्रीफ कर लीजिए। जैसे पॉपुलेशन राइज पर एक टॉपिक आ गया, ठीक है, तो आप 15 सेकंड में बॉडी बोल दीजिए क्या बोलना चाहते हो। नेक्स्ट 15 सेकंड में उस पॉपुलेशन के ज्योग्राफिकल इंपैक्ट, हर एक टॉपिक का कुछ ना कुछ ज्योग्राफिकल इंपैक्ट, ज्योग्राफिकल एडेप्टेबिलिटी होती है 100%, आप वो बोलिए। फिर नेक्स्ट 15 सेकंड 30 सेकंड में आप उसके हिस्टोरिकल इंपैक्ट बोलिए, कि भाई पॉपुलेशन का हिस्टोरिकल इंपैक्ट क्या है, कब से पॉपुलेशन कैलकुलेशन स्टार्ट हुई थी, क्या हुआ था, किस तरीके से हो रहा है, अभी प्रेजेंट में क्या है, किस साल में हमारी कितनी राइज हुई, ऐसा। उसका इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस, पॉपुलेशन राइज का इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस क्या होगा, उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्या, क्यों पॉपुलेशन राइज पॉलिटिकल वे से हो रही है, उसका अगर अपन बात कर लेते हैं प्रेजेंट टाइम पीरियड पे कोई करंट इवेंट है या नहीं है, तो 15 सेकंड 30 सेकंड 20 सेकंड इस तरीके से आप डिवाइड करिए। लास्ट के 30 सेकंड में आप अपने पूरे ग्रुप डिस्कशन, आपका पूरा जो लेक्चरेट है उसको कंक्लूड। तो लेक्चरेट बहुत इजी होता है बेटा। लेक्चरेट में आप हमेशा याद रखना पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिकल, है ना, हिस्टोरिकल, करंट इवेंट्स बेस्ड और कंक्लूजन, ये पॉइंटर्स अगर आप याद रखोगे फोड़ दोगे, याद रख लेना, ठीक है। दूसरा, जब भी लेक्चरेट होगा कभी भी अपने GTO को नहीं देखना, आपका आई कांटेक्ट आपके बडी से होना चाहिए, आपके मेंबर से होना चाहिए, उनके साथ पीछे नहीं देखना है, ये है लेक्चरेट, फाइन है। चलिए नेक्स्ट अगर अब हम बात कर लेते हैं, ये आपका होगा IO, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स। अब इस GTO के अंदर आप पूरे ग्रुप में तो परफॉर्म कर रहे हो बेटा, हाँ है ना, यस सर, हम इंडिविजुअल इसके अंदर पूरे ग्रुप के अंदर आपकी इंडिविजुअल स्टैमिना भी वो देखना चाहता है कि भाई कितना आपका इंडिविजुअल स्टैमिना है। इंडिविजुअल स्टैमिना देखने के लिए उसने इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स बनाए। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स कैसे बनाए,
आपको यहां पर ऑब्स्टेकल्स लिखे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। अब ये जरूरी नहीं इसी ऑर्डर में लिखा हो सकता है यहां 5 लिखा हो, यहां 7 लिखा हो, यहां 6 लिखा हो, यहां 9 लिखा हो, यहां 10 लिखा हो, यहां 1 लिखा हो, यहां 3 लिखा हो, यहां 4 लिखा हो, है ना, ऐसे भी हो सकता है, और यहां 2 लिखा हो। उल्टे पुल्टे ऑर्डर में भी हो सकते हैं। एक स्टार्टिंग पोजीशन होगी और एक एंड पोजीशन होगी, ये आपको याद रख लेना। आपको 10 ऑब्स्टेकल्स कंप्लीट करने हैं। इसमें से बर्मा ब्रिज भी हो सकता है, डबल डिच भी हो सकता है, जिगजैग भी हो सकता है, टाइगर स्विम भी हो सकता है, टार्जन स्विम भी हो सकता है, कमांडो वॉक भी हो सकती है बेटा, है ना। उसके बाद रॉप क्लाइंबिंग भी हो सकती है। बहुत सारे अलग टास्क इसके अंदर आपके होंगे इंडिविजुअली, ठीक है। प्लैंक जंप से भी हो सकती है, डबल डिच भी हो सकती है, डबल जंप भी हो सकती है ना, ड्रम जंप भी हो सकती है। बहुत अलग अलग होते हैं, 10 होते हैं, लेकिन होंगे 10 ही। अब रखना, आपने अगर पहले नंबर का टास्क कंप्लीट कर लिया तो आपको 1 नंबर मिलेगा, दूसरे नंबर को कंप्लीट करने पे 2, तीसरे पे 3, चौथे पे 4, ऐसे सो जिस नंबर का जो टास्क है उसको कंप्लीट करने पर उतने नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल 10 19 20 28 30 37 40, ठीक है। उसके बाद 46 50 और 55, मतलब ओवरऑल 55 नंबर यहां पर आपके मिल जाएंगे इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स को कंप्लीट करने में। अब 3 मिनट का टाइम देगा। जीटीए क्लियरली आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बता देगा कि कहीं पर रेड लाइन होगा, रेड कलर होगा, उसको आपको टच नहीं करना है। व्हाइट कलर पर आप बॉडी को टच कर सकते हो, ब्लू कलर होगा तो ये नहीं करना, वो नहीं करना। कलर कोडिंग का रूल्स यहां पर भी वैलिड होगा। जीटीए बोलेगा मैं एक विसल बजाऊंगा तो आपको रेडी हो जाना है, जब मैं दूसरी विसल बजाऊंगा तो आपको स्टार्ट कर देना है, और आपके स्टार्ट होने के बाद जब मैं दोबारा डबल विसल बनाऊंगा तो आप समझ जाना आपका 3 मिनट कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट बंदा आ जाएगा तो विसल से आपको कोऑर्डिनेट करेगा, वॉचेस अलाउड नहीं होती है। तो जब जीटीओ ने विसल करी आपको स्टार्ट कर देना भागते भागते सारे के सारे टास्क कंप्लीट। वहां पर आपका दिमाग काम करता है आप कैसे स्टार्ट करना। हमेशा कोशिश करना पहले जो टास्क पर नंबर ज्यादा है वो कंप्लीट कर लो, ठीक है। जैसे मैंने यहां से कंप्लीट स्टार्ट किया, भाई मेरी एक साइकिल बन रही है यहां से, मैं यहां से भी स्टार्ट कर सकता हूं कि मैंने यहां से, लेकिन मुझे कंप्लीट करने पड़ेंगे पूरे के पूरे 10। अब कुछ नंबर से पहले टाइम पीरियड में जब स्टार्ट करो तो आप वो डिसाइड करना अभी आप क्लॉकवाइज जाओगे या एंटी क्लॉकवाइज जाओगे। ऐसे मत करना, सर ने बोल दिया कि ज्यादा नंबर वाले पहले कंप्लीट करने आ रहा, अरे पहले 10 वाला कर लेता हूं, फिर 9 वाला, अच्छा 9 के बाद 8 का है तो 9 के बाद आप 8 की तरफ भागने लगा रहे, 8 तो इधर है, 8 वाले को इधर कर लेता हूं। नहीं भाई, यहां से यहां जाने में टाइम वेस्ट से बड़े तो तुम इसको कर लेते। मैं ये बोल रहा हूं जब स्टार्टिंग में आप करो या तो क्लॉकवाइज चलो आप, या एंटी क्लॉकवाइज आप, इस तरीके से चलो, या स्ट्रेट लाइन चलो या बैकवर्ड चलो, यही 2 चीज आपको याद, आप कंप्लीट कर लो। अगर आपको लगता है अभी जीटीओ ने डबल विसल नहीं बचाया, आपके पास टाइम है तो आप रिपीट कर सकते हो, और जितने टास्क आप रिपीट करोगे उतने नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे बोनस। तो 3 मिनट में 10 टास्क तो करने, आप एक्स्ट्रा और कर लीजिए, आपको एक्स्ट्रा नंबर्स बोनस के और मिल जाएंगे। रिपीट करते टाइम कोशिश करेगा, रिपीट के टाइम वो कर लो जिनके मार्क्स सबसे ज्यादा है। रिपीट के टाइम ढूंढो, अच्छा 10 नंबर का ये रहा, चल 10 कर लेता हूं, 10 के नजदीक में यार ये है, 8 9 है छोटा सा, ये कर लेता हूं। रिपीट जितने ज्यादा आप एक्स्ट्रा करोगे बोनस नंबर आपको ऐसे एक्स्ट्रा मिलेंगे। दिस इज योर इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल टास्क जो आपको यहां पर याद रखना है। आई होप क्लियर हो गया होगा। फाइन, नेक्स्ट आपका आता है FGT, फाइनल ग्रुप टास्क। ये आप याद रखना भाई। अब तक इतने सारे टास्क आप लोगों ने कर लिए, जीटीओ एक मौका और देता है, बोलता है भाई एक बार और चेक कर लेते किस में है दम, आओ देखे। तो आपको एफजीटी के रूल्स एंड रेगुलेशन सेम वही होते हैं जो आपके पीजीटी के होते हैं और एचजीटी के। बल्ली फट्टा रस्सी यहां पर पूरे ग्रुप को फिर से टास्क बनाया जाता है, वो आपका यहां पर होगा। इसी में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, एक टास्क और होगा बेटा जो आपका आएगा कमांड टास्क, ठीक है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टास्क एक और है बेटा, वो है आपका कमांड टास्क, ठीक है। अब अपन कमांड टास्क की यहां पर बात कर लेते हैं। एक एफजीटी टास्क हो जाएगा और एक होगा कमांड टास्क और है। कमांड टास्क एक्चुअली में एफजीटी से पहले होता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूं कमांड टास्क क्या होता है वो समझना। कमांड टास्क बहुत इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टास्क में से इंक्लूड किया जाता है। कमांड टास्क में क्या होगा, आपके ग्रुप के सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बंदे ऐसे बैठे होंगे। जीटीओ एक बंदे को बुलाएगा अपने पास और उसको दिखा देगा कि भाई ये तेरा ना टास्क है, इसमें स्टार्ट लाइन यहां है, ये फिनिश लाइन है, और ये बीच में गोला है, इस तरीके से यहां कुछ हेल्पिंग चीज आपको रखी होंगी ऐसे करके, और बीच में ना यहाँ एक ड्रम रखा है और ड्रम को बोल देगा कि ये क्या है, बॉम्ब है। मैं कुछ एक टास्क आपको बता रहा हूँ, जीटीओ बोल देगा यहाँ हेल्प करने के लिए बल्ली है, फट्टा है और रस्सी है तेरे पास है। सेम वही जो पीजीटी एफजीटी कॉल रूल्स एंड रेगुलेशन है वो यहीं पर वैलिड है, कलर कोडिंग वाला यही है, बस तो बीच में ड्रम रखा होगा और बोल देगा ड्रम क्या है, बॉम्ब है। जीटीओ आपको बुलाएगा और बोलेगा, सबसे पहले आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बता देगा, वही जो रूल्स एंड रेगुलेशन आपको ईज टू करने की कोशिश करेगा, नॉर्मल करने की कोशिश करेगा। ईज टू नॉर्मल करने के बाद फिर आपको बोलेगा कि भाई ये ड्रम रखा है, ये ड्रम एक बॉम्ब है, आपको स्टार्ट लाइन से यहां जाना है, उस बॉम्ब को डिफ्यूज करना है। डिफ्यूज का मतलब उठाकर वापस आना है। जब आप इस ड्रम को उठाकर यहां लोगे तो बॉम्ब हो जाएगा डिफ्यूज।
लेकिन जीटीओ बोलेगा इस टास्क को करने के लिए आप अपने ग्रुप में से किसी भी 2 बंदों को बुला सकते हो हेल्पिंग करने के लिए। तो आपने बोल दिया भाई मुझे कोई 2 बंदे बुलाने हैं। हमेशा याद रखना जब आप बंदे का सिलेक्शन करो इस तरीके से करो कि एक थोड़ा-सा हाइट में लंबा हो, फ्लेक्सिबल हो ताकि मूवमेंट कर सके, लंबा-लंबा हाथ फैला सके। और एक ऐसा बंदा स्टार्ट करना है आपको जो थोड़ा बहुत लॉजिकल सोचता हो, अच्छा सोचता हो। ऐसे ग्रुप का आप सिलेक्शन बंदे का कर लो 2 बंदे। आपको पता चलता है ग्रुप में जो आप रहते हो कि कौन मेरा मदद करने वाला, कौन नहीं है। ठीक है बेटा? ये सब करने के बाद आप बुला लीजिए और आप सबसे पहले आप उसको ब्रीफ करिए। ओके जेंटलमैन, दिस इज आवर टास्क, दिस इज आवर स्टार्ट लाइन, फिनिश लाइन एंड these are helping material and we all have to perform this task. We have to just take out the drum that has been placed in between the ground and this drum is being as like a bomb, so we have to defuse that bomb. Let's start. आप इस टास्क के अंदर कमांडर हो, लीडर हो, वो आपकी लीडरशिप क्वालिटी चेक कर रहा है। तो जब आप कमांडर हो, जब आप लीडर हो, लीडरशिप क्वालिटी वो आपकी चेक कर रहा है ना बेटा यहाँ पर, तो आपसे एज्यूम करेगा बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रेंड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज आप यहाँ पर शो करो। समझ रहे हो बेटा? ये चीज आपकी वो सोचने की यहाँ पर कोशिश करता है। तो जब इस टास्क को कर रहे हो तो कोशिश ये करना आप परफॉर्म करो। ऐसे नहीं आप उनको ऑर्डर दे रहे, यहाँ बल्ली लगा दे, यहाँ फट्टा लगा दे, अरे तू चल जा, पपलू तू चल जा, डब्लू तू चले जा, मोंटी तू चल जा, सोंटी तू चल जा। नहीं, वहां चेस्ट नंबर से कोऑर्डिनेट करना है, बुलाना है। ठीक है? तो यू हैव टू गो देयर। प्लानिंग आप बताओगे, ओके गिव मी द प्लान, जस्ट आई एम जस्ट हाइडिंग हियर। पहले आप बताओगे एक्शन कि हम ऐसे करेंगे, यहाँ इसको रॉप बांधेंगे, यहाँ से करेंगे, इस तरीके से इसको बाहर निकालेंगे और इस तरीके से करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल जस्ट गिव द प्लानिंग। ठीक है? तो आप प्लानिंग ओवर, आप परफॉर्म करना। हाँ, बाई चांस ऐसा हो जाता है कई बार सिचुएशन में आप फंस जाते हो, आपको सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर जीटीओ ने बोला है आपको हेल्प लेने के लिए तो आप हेल्प लेना उनकी। अगर जीटीओ ने नहीं बोला, नहीं। और बाकी जो 2 बंदे आए हैं हेल्प करने के लिए, उनसे भी एक अनुरोध है, बिना मतलब किसी के लफड़े में उंगली नहीं डालते हैं बेटा, है ना? किसी के लफड़े में जब तक जीटीओ ना बोले कि आप मदद करो तब तक आप मदद नहीं करना। अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो तो जीटीओ आपको ना लेवल बढ़ा देता है, धीरे धीरे इंक्रीज कर देता है आपका लेवल। अच्छा अब ये कलर नहीं है, अब ये चीज नहीं है, अब ये वाला कलर नहीं है, आप करो। सो अगर आप समझ लेना, अगर जीटीओ आपसे लेवल इंक्रीज करने की कोशिश बोल रहा है तो आप सिलेक्शन की तरफ हो। तो ऐसे करके हर एक बंदे को बुलाया जाता है। ये होता है आपका कमांड टास्क। अब ओवरऑल आपका साइक टेस्ट होने के बाद, इंटरव्यू टेस्ट होने के बाद, जीटीओ टेस्ट होने के बाद लास्ट आपका होता है कॉन्फ्रेंस। लास्ट में आपकी होती है कॉन्फ्रेंस। भाई अब तक क्या है, अब तक आपने किसी भी एसेसर को यूनिफॉर्म में रेयरली देखा होगा, लेकिन कॉन्फ्रेंस वाले दिन आप उनको यूनिफॉर्म में देखोगे। वो सब यूनिफॉर्म में बैठे होंगे और उनके पास आपकी पूरी चिट्ठी पत्री है जो आपने पूरे एसएसबी के अंदर प्रीमिसेस में किया, वो सब चिट्ठी पत्री आपके पास है यहाँ पर। ठीक है बेटा? आपको इंडिविजुअली बुलाया जाएगा और सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा, ओके टेस्ट नंबर 1, हाउ वाज योर स्टे, हाउ वाज द ब्रेकफास्ट, हैव यू फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ मॉस्किटो, ड्रेनेज, ऐसे। तो बहुत से बच्चे, हाँ सर बहुत मच्छर काट रहे हैं सर, ये देखो ना कितना मोटा गुल्ला पड़ गया है सर, गीता की बहुत याद आती है सर, मोहित की बहुत याद आती है सर, आप समझ नहीं सकते कितना है सर, मैं तो कभी रहा ही नहीं। ये सब नॉनसेंस नहीं करने। फौज के अंदर कभी भी मच्छर काट रहे, खाना बढ़िया नहीं था, वो बोलेंगे आपसे और आपने बोला तो आप समझो अपने रिजेक्शन की तरफ जा रहे हो। गीता बबीता मच्छर की याद आई, मोहित सोहित की याद आई, तो रिजेक्शन की तरफ आप जा रहे हो, याद रख लीजिएगा। यहां पर पूरा चिट्ठी आपसे, बस आपसे 2 चीजें पूछेगा। अगर उस एसेसर को लगता है कि आप बॉटम लाइन पर हो, वो डिस्कशन कर लेते हैं आपके आने से पहले, वो पूरा रिजल्ट डिस्कशन कर लेते हैं, इसको रिकमेंड करना है, फेल करना है, रिकमेंड करना है, फेल करना है, पूरा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आप बॉटम लाइन पर हो तो वो आपसे कुछ एसआरटीज आपको देते हैं, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट देते हैं कि आप रास्ते में जा रहे हो, रात देर रात हो गई, अपनी बहन के साथ जा रहे हो, सुनसान सड़क थी, कुछ लोग आपकी सिस्टर को छेड़ने लगे, आप क्या करोगे? एक चीज याद रखना, आपका जो पीआईक्यू है वो आपकी पर्सनैलिटी क्लियरली जस्टिफाई कर देता है। अगर आपने बोल दिया मैं आऊंगा सीधा, आओ देखूंगा तो सीधा पेड़ दूंगा, मार दूंगा, पीट दूंगा उनको और अपनी सिस्टर को बचा लूंगा, और आपका पीआईक्यू बताता है कि आप बहुत साइलेंट पर्सनैलिटी टाइप के बंदे हो, नॉर्मली मार काट सबसे पहले वही बंदा करेगा जो स्पोर्ट्स वाला होगा, तो एग्रेसिव रहता है। लेकिन आप स्पोर्ट्स नहीं खेलते थे, लेकिन आपको पीआईक्यू बताता है और आपने लिख दिया मैं तो मार दूंगा, पीट दूंगा, क्यों? क्योंकि आपको ब्रेवरी दिखानी थी। तो आप फॉल्स आइडेंटिटी हो, पीआईक्यू सब कुछ बता देता है। तो आंसर अपने नॉर्मली सबसे पहले कोशिश करना है कि वार्तालाप कर कर। भाई चाइना पंगे करता है भारत के साथ, पाकिस्तान पंगे करता है भारत के साथ, क्या भारत उनको सीधा कूट देता है? पहले प्यार से समझाता है, अरे गोलू मोलू टोलू मोलू मान जा बेटा, मान जा, नहीं मानेगा तो पेल देंगे, धर देंगे, ऐसे होता है ना बेटा। तो पहले डिप्लोमेटिक होना पड़ता है, पॉलिटिकल थ्रू से आपको समझाना है। नहीं आ रहा फिर आप रेफरेंस देना, फिर वो आपने आंसर दिया, ऐसे आंसर, फिर वो लगा ये है वो है, कोई भी नहीं है नजदीक में, कुछ भी फंसाने की कोशिश करेगा। भाई फंसाने का एक एंड होगा जहां तक आप भी बोल दोगे यार, बस वो आपका चेक करना चाहता है भाई कितना इसका पेशेंस लेवल है या कितने इसकी दिमाग चलता है प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्रिएट करने में। लगता है कॉन्फ्रेंस आप हो जाते हो,
स्क्रीन इन हो जाते हो, कॉन्फ्रेंस होने के बाद इन हो जाते हो, फिर फाइनली वो चेस्ट नंबर बताते हैं कौन कौन रिकमेंडेड है, फिर उनके मेडिकल टेस्ट स्टार्ट होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट जीटीओ, जो आपके टास्क होते हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छी यहां से इंफॉर्मेशन मिली होगी। स्टिल आपके अगर कोई क्वायरीज होती है बेटा तो कमेंट सेक्शन में बताएगा, किस चीज पर आप लोग और इंफॉर्मेशन चाहते हो, डेफिनेटली टोल्ड अस। इसके बाद आता है आखिरी दिन, जिसे कॉन्फ्रेंस डे भी कहा जाता है। देखिए, कॉन्फ्रेंस डे काफी इंपॉर्टेंट होता है और ये दिन सबकी धड़कनें बढ़ा देता है, बिकॉज इट्स रिजल्ट डे। इस दिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है कि कौन व्यक्ति, कौन एस्पिरेंट रिकमेंड हुआ है और कौन रिकमेंड नहीं हुआ है। इस दौरान आप कुछ परफॉर्म नहीं कर सकते, बिकॉज आपका प्रॉपरली असेसमेंट कर लिया जाता है कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर। बोर्ड के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, आपके सारे एसेसर और कई सारे अधिकारी बैठे होते हैं। आपको बुलाने से पहले आपके बारे में ही डिस्कशन किया जाता है कि किसी कैंडिडेट को रिकमेंड करना है तो क्यों करना है, किसी कैंडिडेट को रिकमेंड नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है। जब आप कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर जाते हैं या कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर जब आप जाते हैं, तो आपसे बेसिक सवाल पूछे जाते हैं कि आपका स्टे कैसा था, आपका एसएसबी कैसा रहा, आपको क्या लगता है, हाउ डू यू परफॉर्म, आपको सिटी कैसी लगी, हाउ वाज योर स्टे, आप कुछ इंप्रूव करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें, बेसिक सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अब इस चीज को याद रखिएगा कि कॉन्फ्रेंस के दौरान कई सारे एस्पिरेंट काफी नर्वस हो जाते हैं, बिकॉज कई एस्पिरेंट्स का कॉन्फ्रेंस 10 से 12 मिनट चलता है, कई एस्पिरेंट का कॉन्फ्रेंस 30 मिनट तक भी चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, कई बार कुछ एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जिनके ऊपर थोड़ा सा डाउट होता है, लगता है कि इसके अंदर एक क्वालिटी है या नहीं है, या इसके अंदर ये हिडन इमोशन है या इंपल्स है कि नहीं है। उसको चेक करने के लिए कई बार इंटरव्यू के अंदर कुछ ऐसे सवाल भी आपसे पूछ सकते हैं कॉन्फ्रेंस के अंदर, जिसके द्वारा उस चीज को कंफर्म कर लिया जाए कि आप रिकमेंड होने के लायक हैं या नहीं है। बट इसको लेकर देखिए, घबराना नहीं है, जो हो गया वो हो गया। आपको केवल अपने कर्मों के ऊपर ध्यान देना है। इसके बाद आपके रिजल्ट को अनाउंस किया जाता है। जितने भी एस्पिरेंट रिकमेंड हो जाते हैं उनको मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा जाता है। डे 2 से डे 4 के बिटवीन आपके इंटरव्यूज को भी कंडक्ट कर लिया जाता है, जो कि इन बिटवीन होता है। सभी का इंटरव्यू अलग अलग कंडक्ट किया जाता है। ये फिक्स नहीं होता है कि सारे एस्पिरेंट का इंटरव्यू एक ही दिन ले लिया जाएगा। तो डे 2 से डे 4 के बीच में आपके इंटरव्यूज को कंडक्ट किया जाता है। तो ये था आपके एसएसबी का पूरा 5 दिनों का प्रोसेस, जिसको हमने डिटेल के अंदर डिस्कशन किया है। आई होप चीजें आपके लिए क्लियर हो गई होगी। आने वाले वीडियोस के अंदर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपको किस टेस्ट के अंदर कैसा परफॉर्म करना है। एंड इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि एसएसबी इस चीज का टेस्ट नहीं है कि आप कितना अच्छा जीटीओ देते हैं, आप कितना अच्छा टीएटी के अंदर स्टोरी लिखते हैं। ये आपको जानने का टेस्ट है। तो आप अपने अंदर उन OLQs को, उन कोर क्वालिटीज को डेवलप कीजिए और देखिएगा कि आपका रिकमेंडेशन तय है। चलिए, मैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।